तो माइंड में मतलब बेसिक कंसेप्ट हैं इसमें। तो फोर्सेस के बारे में आपको ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि जब भी सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा, जैसे प्रेशर की फोर्सेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में बता दी थी आपको कि प्रेशर की फोर्स प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस पर कैसे निकाल सकते हो। ये सरफेस टेंशन की फोर्स है। तो इसके लिए पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि इट विल एक्ट ऑन अ लाइन ऑन द सरफेस। मतलब प्रेशर वाली फोर्स एक सरफेस पर लगती है, सरफेस टेंशन वाली फोर्स एक लाइन पे लगेगी। कौन सी लाइन की बात होगी ये कौन सी लाइन होगी? सर लिक्विड पे इंटरफेस को जो ज्वाइन कर रही होगी। हाँ, फ्री सरफेस के ऊपर। फ्री सरफेस के ऊपर ये कोई भी लाइन हो सकती है। मे बी ये एक वर्चुअल लाइन हो जो फ्री सरफेस पर ड्रॉ की जा रही है, और मे बी ये एक रियल लाइन हो, और ये लाइन ऑफ कांटेक्ट भी हो सकता है फ्री सरफेस का और सॉलिड का। जो ये लाइन कह रहे हो ना, ये लाइन मतलब वर्चुअल और रियल दोनों हो सकती है। वर्चुअल लाइन का मतलब आप फ्री सरफेस पर कोई लाइन इमेजिन कर लो, तो उस पर भी दिखा सकते हैं। और सरफेस और सॉलिड के बीच में, लिक्विड और सॉलिड के बीच में अगर कोई लाइन बन रही है तो उस पर भी ये काम करेगा। और सेकंड नंबर पॉइंट समराइज है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर और सरफेस के पैरेलल। ये दो बातें ध्यान रखोगे। कुछ एग्जांपल्स अभी समझाएंगे भी। और डेफिनेशन ये कहता है कि अगर हम डीएल लेंथ की बात करेंगे तो फोर्स इज डिफाइंड एज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय डीएल। सरफेस टेंशन इनटू डीएल कर दीजिए, आपको डीएल लेंथ का फोर्स मिल जाएगा जो उस डीएल के परपेंडिकुलर होगा और सरफेस के पैरेलल होगा। प्रेशर वाली फोर्स जो होती है ना, रिकॉल करना, प्रेशर वाली फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और सरफेस टेंशन की फोर्स सरफेस के पैरेलल, और नेचर वाइज पुलिंग फोर्स है। ये इसके समराइज है, समरी पॉइंट। सरफेस एनर्जी की बात करते हो आप तो बेसिक फॉर्मूला है सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ सरफेस। सरफेस टेंशन इनटू एरिया। और वर्क डन जहां पर सरफेस चेंज करते हो आप, सरफेस एरिया को कम ज्यादा करते हैं अगर, तो वहां पर वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ एरिया। ये सब क्लास 11th में पढ़ा होगा हमने, ठीक है। ये सिर्फ मतलब एक समरी है, ये मत समझना कि फिर से कोई नया बताएंगे भी, बट ये एक जगह पे लाए हैं। एक्सेस प्रेशर के भी फॉर्मूले हुआ करते हैं। एयर बबल्स के लिए 2T/R, वाटर ड्रॉप्स के अंदर 2T/R, सोप बबल्स में 4T/R बोलते हो बिकॉज ऑफ टू सरफेसेस। और एक स्पेशल केस थ्योरी में मिल जाएगा तुमको सिलेंड्रिकल सरफेस का, रिकॉल है आपको? मतलब ये ऊपर के तीनों स्फेरिकल हैं। सर स्फेरिकल एयर Yes, sir. बबल, Yes, sir. Yes, sir. स्फेरिकल ड्रॉप, स्फेरिकल बबल, ये सिलेंड्रिकल है। तो इसमें T/R होता है इसमें कंसेप्ट, सिलेंडर के केस में। इनफैक्ट क्लास 11th में एक जनरलाइज फॉर्मूला भी था 1/R1 + 1/R2 करके एक्सेस प्रेशर का। और राइज ऑफ लिक्विड में आप अगर इतनी बातें आपके माइंड में है तो क्वेश्चन हो जाएगा, फिर रुकेगा नहीं। दैट लिक्विड का राइज जो है वो सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से है। तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन पुल द लिक्विड अपवर्ड, मतलब लिक्विड के ऊपर सरफेस टेंशन की फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। और उसका जो डायरेक्शन होगा, मतलब जिस ट्यूब में लिक्विड राइज कर रहा होगा ना, जिस ट्यूब में, उसकी जो वॉल्स होंगी उनसे थीटा एंगल पर। बहुत ही मतलब प्रिसाइज वे में लिखा गया है नोट्स, समझना सीख पड़ेगा तुम्हें। थीटा कांटेक्ट एंगल हुआ, तो जो भी हमारा मतलब जहां पर भी लिक्विड राइज हो रहा है, वो किसी सिलेंड्रिकल ट्यूब में राइज हो रहा है, या दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में राइज हो रहा है, या रेक्टेंगुलर बॉक्स में राइज हो रहा है, जहां भी वो राइज हो रहा है, उनकी जो वॉल्स होंगी वो वर्टिकल भी हो सकती हैं, इंक्लाइंड भी हो सकती हैं। तो जो भी उनकी वॉल्स होंगी, उन वॉल्स से थीटा एंगल ऊपर की तरफ, जहां पर लिक्विड राइज करेगा उनकी वॉल्स के साथ थीटा एंगल ऊपर की साइड पे, ये दिखा दो आप। ठीक है, करें स्टार्ट क्वेश्चंस। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, मैं क्विकली वहीं से क्वेश्चन करेंगे। हम एक असाइनमेंट अभी आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, और मतलब देख पाओगे कि नहीं? ग्रुप पे फॉरवर्ड कर रहे हैं अभी। Yes, sir. देख लेंगे। चलिए, तो
इसमें असाइनमेंट में एक प्रॉब्लम है, इसमें विस्कोसिटी भी लिखा हुआ है लेकिन विस्कोसिटी है नहीं। ठीक है, फॉरवर्ड किया ग्रुप पे, आप असाइनमेंट ओपन करो और डायरेक्टली करेंगे वहीं से। आगे ना रे? यस सर। ठीक है, चलिए, मेरे पास तो है प्रिंट आउट, बट ये हटाने सब हो गया, नोट्स वगैरह हो गया आपका? यस सर। चलिए यस सर। क्विकली मूव कर रहे हैं फिर। आप स्टार्ट करो फर्स्ट क्वेश्चन से, फटाफट देखो, तब तक जो हो पाए वो करो, तब तक मैं इसको रिलीज करूँ जरा। क्वेश्चन 1 से देखो आप, और उनको इन कॉलम्स में कैटेगराइज करना है कि वो कौन सी कैटेगरी का न्यूमेरिकल बन रहा है आपका। 4 ही कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं, फोर्स की कैलकुलेशन का, एक्सेस प्रेशर का, सरफेस एनर्जी का, या फिर कैपिलरी का। बस ये चार पार्ट्स में आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे। तो अब देखो इसमें से कौन सा है। इसमें यार कुछ क्वेश्चंस वो भी होंगे जो आपको प्रीवियस असाइनमेंट दी थी उसमें भी है, कुछ उसमें से भी लिए हैं। पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन, क्विकली, 2 बबल्स हैं, सो बबल्स R1 R2 रेडियाई के कांटेक्ट में, तो रेडियस ऑफ द कॉमन इंटरफेस 2 सोप बबल्स। मिल गया आपको क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत फास्ट करेंगे आज, असाइनमेंट कंप्लीट करनी है आज ही के आज ही। तो पहला वाला है 2 सोप बबल्स है, रेडियस R1 R2 इन कांटेक्ट, रेडियस ऑफ द कॉमन इंटरफेस। ये हम लोगों ने ऐसे पढ़ रखा है क्लास में कि अगर 2 बबल्स को एक दूसरे से कांटेक्ट में लाते हो आप ऑफ डिफरेंट रेडियाई, तो उनका कॉमन इंटरफेस किसी नए रेडियस का बन जाता है। तो एक बबल R1 रेडियस का है, सेकंड बबल R2 रेडियस का, और दोनों बबल्स जब टच करेंगे तो ये उनका कॉमन इंटरफेस जिसका रेडियस R। ठीक है, यस सर। एक्सेस प्रेशर कंसेप्ट है ये। आउटसाइड का प्रेशर अगर हम P नॉट मानते हैं तो इनसाइड कितना प्रेशर होगा कर्वेचर के इस तरफ, आउटसाइड P नॉट, तो इस साइड का प्रेशर P naught plus 2s P naught by plus RT. 41. सो बबल है, ध्यान रखना, P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाय R2। RT. सो बबल है, अभी 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 नोट्स में आप देखो ना, एक्सेस प्रेशर वाली कॉलम देखो। ठीक, और ये जो एक्सेस प्रेशर है उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है ना, एक्सेस प्रेशर जो आप बोलते हो उसका एक्चुअल मतलब तो ये होता है कि प्रेशर जो होता है ना कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड्स में, उसका मतलब ये होता है कि कॉनकेव साइड का प्रेशर माइनस कॉन्वेक्स साइड का जो प्रेशर होगा, इसकी बात होती है। हमारा एक्सेस प्रेशर का मतलब ये है कि किसी भी कर्वेचर के कॉन्वेक्स और कॉनकेव साइड का डिफरेंस वो है। इस वाली सरफेस की बात करें अगर, तो जो कॉमन इंटरफेस है जिसका रेडियस R लिखा जा रहा है, कॉमन इंटरफेस जिसका रेडियस R, इसका कौन सा साइड कॉनकेव है, कौन सा साइड कॉन्वेक्स है, देख लो आप। तो इस साइड पे P नॉट प्लस 4T बाई R2 प्रेशर है, तो दूसरे साइड ये इसका कॉनकेव साइड अगर ये है तो इसके कॉन्वेक्स साइड पर जाएगा, इस कर्वेचर के कॉन्वेक्स साइड पर तो इधर वाली साइड का प्रेशर P नॉट प्लस 4T बाई R2 है, तो इस साइड वाले आप लिखोगे P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाई R2 Minus 40 by R1. एंड माइनस 4T बाई R1। जैसे हाइड्रोस्टैटिक में आप हाइट के साथ वेरी करते हो, यहाँ पर हम सरफेसेस के साथ, पहले इस कर्वेचर के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस, फिर इस कर्वेचर के अक्रॉस, अब इस वाले कर्वेचर के अक्रॉस। तो अब R1 वाली कर्वेचर के राइट साइड का प्रेशर पता चल गया, तो R1 की लेफ्ट साइड वाला प्रेशर, तो राइट साइड वाला प्रेशर हमारे पास है P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाई R2 माइनस 4T बाई R1। ये राइट साइड है कॉनकेव साइड पर, तो कॉन्वेक्स साइड जब जाएंगे माइनस 4T डिवाइडेड बाई R1।
और आउटसाइड का प्रेशर होना किसके बराबर चाहिए, मतलब ये पूरी चीज किसके बराबर होनी चाहिए जब ये आउटसाइड पॉइंट पर आ गए? P naught. नॉट सर पी नॉट भी पी नॉट से कंपेयर कर दीजिए। हाइड्रोस्टैटिक में जैसे हाइट के साथ वेरिएशन है, वैसे इसमें कर्वेचर के साथ है। 3 कर्वेचर्स हैं, तो पहले इस कर्वेचर पर आप ये कंसेप्ट लगाओ, फिर इस वाले कर्वेचर पे, फिर इस वाले कर्वेचर पे। ठीक है, हो जाएगा ये, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और एक सेकंड बताते हैं अभी आपको। क्वेश्चन 11 क्विकली, क्वेश्चन 11 असाइनमेंट का ये पहला क्वेश्चन था, 11th क्वेश्चन। बोलो हो पाएगा कि नहीं? Yes, sir, हो जाएगा। लेकिन बच्चा करके देखो क्या आएगा आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, 11th वाला देखो, सेम ही क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से पढ़ पाओ तो। सेम ही क्वेश्चन है 11th वाला। Sir, हो जाएगा। Yes, sir, same concept. जो पहले वाले में फॉर्मूला लगाना है वो 11th में लगाना है। अब अपने आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। तो सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता नहीं है? नहीं, ये सिर्फ R1 R2 पर डिपेंड करेगा। ओके सर। नहीं, डिफरेंस इसमें- क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में सोप बबल है और 11th में एयर बबल है, इसका ध्यान दो आप। नहीं सर, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क उससे भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 4 वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो सोप बबल हो चाहे एयर बबल हो, रिजल्ट सेम है। ठीक है, बोलिए। ठीक है, यस चलिए। 14th क्वेश्चन, 14 पहले मैं भी एक कंसेप्ट को पकड़े चल रहा हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। बता पाओगे कैसे होगा ये 14th क्वेश्चन? सर आइसोथर्मल वाली कंडीशन यूज कर लेंगे। P1 तो उसमें ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, वही लगाएंगे कि इसमें एक वेसल है, उस वेसल के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर P नॉट है और उसके अंदर सोप बबल है, उसके इनसाइड सोप बबल है ऑफ डायमीटर D। तो अगर बाहर P नॉट है तो इनसाइड द सोप बबल प्रेशर की वैल्यू लिखोगे आप P नॉट आउटसाइड वाला प्रेशर यानी कि कॉन्वेक्स साइड वाला प्रेशर, और प्लस 4T/R, और डायमीटर D है तो रेडियस उसका D/2 हो गया। ये पहले वाला कंडीशन है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो बाहर वाली एयर है उसका प्रेशर रिड्यूस कर दो आप, आउटसाइड प्रेशर को रिड्यूस किया जा रहा है। और कितना रिड्यूस किया गया है? जो बाहर वाली प्रेशर है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो लिखा है देखो, द एयर प्रेशर हैविंग बीन रिड्यूस्ड n फोल्ड, मतलब कि इस प्रेशर को आप P नॉट डिवाइडेड बाय n कर रहे हो, बाहर वाले प्रेशर को। तो बाहर वाला प्रेशर अगर P नॉट बाई n करेंगे तो अंदर वाला प्रेशर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, एंड इट इज नाउ P नॉट बाई n प्लस 4T डिवाइडेड बाय, उसमें ये भी लिखा है उन्होंने कि जो उसका डायमीटर है वो R टाइम्स R टाइम्स, तो पहले डायमीटर D था तो अब डायमीटर उसका R हो गया, R इंटू D हो गया। और अब बबल के अंदर वाली एयर के लिए, क्योंकि वो क्लोज सिस्टम है, तो इनसाइड बबल में आप आइसोथर्मल कंडीशंस लगाओगे। तो बबल के इनसाइड वाला पहले वाला प्रेशर यानी कि P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाय D/2 मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम P1 V1 एंड इक्वल्स टू बाहर वाला प्रेशर, ये पूरा P नॉट बाई n प्लस 4T डिवाइडेड बाय RD/2 एंड बाहर वाला वॉल्यूम 4/3 पाई, दिस इज RD/2Q। समझ आया स्टेप? Yes, sir.
आंसर भी मैच करवाना इंपॉर्टेंट है। आप बताओ क्या आएगा, क्योंकि ना आपको 2-2 मिनट का टाइम देंगे। 2 मिनट में अगर आप ला पाए आंसर तो ठीक है, नहीं ला पाए तो स्किप कर जाएंगे। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फाइनल एग्जाम्स में ये भी होगा। कंसेप्ट आता है, माइंड मैप भी क्लियर है, थ्योरी भी आती है, सब कुछ है, बट इसको एग्जीक्यूट करके इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। और कई बार ऐसा होता है ना कि स्टेप लिख करके और ऑप्शन को देख करके भी आइडिया लग जाता है मेरा। सर डी। ऑप्शन को देख करके भी आइडिया लग जाता है कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, अंदाजा भी लग जाता है। मतलब देखो, टाइम भी सेव करना है आपको, ये भी एक टारगेट है कि पहला स्टेप लिखा और नजर हमेशा चारों ऑप्शंस पे होनी चाहिए। खास तौर पे अगर नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है तो नॉन, मतलब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज तो है नहीं, तो सिंबल्स को देखो और एक गेस वर्क लगाओ कि क्या बन सकता है यहाँ पर। डी बन रहा है। डी। Yes, sir, D. ठीक है। 16th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन देखिए जल्दी से। दो मिनट आप टाइमर लेके देखो, टाइमर के हिसाब से 2 मिनट लो और आंसर बताओ क्या आएगा इसका। 16th क्वेश्चन का लाइव एग्जाम चल रहा है आपका। आइडिया मिला या नहीं मिला? आंसर की तरफ तो बाद में देखो, बट आइडिया मिला कि नहीं मिला? सर 40 बाय R होता है। हमें कुछ नहीं मालूम, आप एग्जाम में बैठे हो, अब आप बताओ। हमें कुछ नहीं मालूम इस टाइम। फील करो ना, वही प्रेशर फील करो कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है तो कैसे करोगे। सर बी। बी। ठीक है, बाकी लोग भी देखें जरा। लॉजिक क्या लगाया तुमने बी ऑप्शन के लिए, मतलब क्या कंसेप्ट लगाया तुमने इसमें? बोलो जल्दी बताओ। सर 40 बाय R इक्वल्स टू रो। सर और ठीक है। ऊपर मतलब सर सरफेसेस मतलब ऊपर से बॉटम में जाएंगे तो बॉटम पे जो लिक्विड का प्रेशर होगा वो पी नॉट प्लस रो जी एच होगा। और और फिर वो जो बबल बनेगा, बबल से बाहर जाएंगे तो -40/R इक्वल्स टू पी नॉट। बबल बनेगा या मेनिस्कस बनेगा ये भी देखो ना पहले, क्योंकि कंटेनर के बॉटम पर होल है। अगर आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, सर मेनिस्कस बनेगा। इन द बॉटम ऑफ द वेसल विद द मर्क्यूरी देयर इज अ राउंड सर्कुलर होल है जिसका डायमीटर दे रखा है। तो ये जो सर्कुलर होल है ना, यहाँ पर क्या होगा, एट दिस सर्कुलर होल एक मेनिस्कस बनेगा। एंड मेनिस्कस भी कैसा बनेगा यहाँ पर, इस सर्कुलर होल पर कैसा मेनिस्कस बनेगा? क्योंकि इस साइड अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखोगे पी नॉट और मान लो h डिस्टेंस है, तो यहाँ तक आते आते आपको प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी पी नॉट प्लस रो जी एच। और क्योंकि ये सर्कुलर होल है तो इसके जस्ट नीचे एयर होगी, यानी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया पी नॉट।
तो इस साइड पर प्रेशर ज्यादा है, इस साइड पर प्रेशर कम है, यानी कि यहाँ पर जो लिक्विड इस होल के कांटेक्ट में आएगा वो फ्लैट सरफेस नहीं हो सकता कभी भी। यहाँ पर लिक्विड का सरफेस परफेक्टली फ्लैट सरफेस नहीं बन सकता। बाहर की तरफ बढ़ जाता है। हाँ, जिस तरफ ज्यादा प्रेशर है उस साइड कॉनकेव साइड बन जाएगी उसकी। मतलब ये सर्कुलर होल वाली एक तरीके से यहाँ फिल्म बनेगी, एक सर्कुलर फिल्म बन जाएगी, बट वो फिल्म प्रेशर डिफरेंस की वजह से सर्कुलर फिल्म ना होकर के एक हेमिस्फेरिकल फिल्म बन जाएगी, वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये जो सर्कुलर फिल्म होल पे बनेगी ये एक्सपैंड कर जाएगी, जैसे बबल एक्सपैंड होता है। एग्जैक्टली वैसा ही फिनोमिना होगा जो सोप बबल्स को बनाने का होता है, कि पहले रिंग के अंदर एक सोप की फिल्म लेते हैं, फिर उसमें एयर ब्लो करते हैं तो बबल का फॉर्म आ जाता है। तो ये सर्कुलर फिल्म भी एक हेमिस्फेरिकल बबल के फॉर्म में जाएगी, और इसका रेडियस कैपिटल आर वो इस होल की डायमीटर से कनेक्ट हो जाएगा। होल का डायमीटर ही इसका रेडियस डिफाइन करेगा। मेथड रेडियस इक्वल्स टू d/2। और कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर डिफरेंस जो कि रो जी एच है, उसको कंपेयर किससे करोगे, 2t/r से या फिर 4t/r से? ये एक डाउट है। प्रेशर डिफरेंस विल बी इज इट 2t/r और 4t/r, या फिर सिंपली t/r? बताइए भाई। सर 2t/r। सर 2t/r। हाँ, डर कॉन्फिडेंस के साथ बोलो भाई मेरे, डर पर कुछ नहीं। सर 2t/r 2t/r। t/r ही होगा, क्यों होगा 2t/r? सर क्यों? हेमिस्फीयर सर। हाँ ठीक है, हेमिस्फेरिकल है फिर। सर तो सिर्फ दो मतलब पूरे सरफेस पे अगर 4t/r है तो हाफ पे 2t/r हो जाएगा। ठीक। अरे बच्चा वो कंसेप्ट नहीं है, क्या हो गया तुमको? सर एक ही सरफेस सर है। एक ही फिल्म है सर। आधा स्फीयर है इसलिए थोड़ी 2t/r होगा। सिंगल सरफेस है, ये बोलो आप। सरफेस तो चाहे पूरा हो चाहे आधा हो, Yes, उससे sir. फर्क नहीं पड़ता हमें। देखो सरफेस टेंशन में अगर आप कंप्लीट स्फीयर बनाओ, मान लो कंप्लीट बबल बनाओ, एयर बबल है सपोज दैट, मान लो ये एयर का बबल है और यहाँ बाहर पानी है, तो आउटसाइड प्रेशर अगर आप P2 लिखते हो तो अंदर वाला प्रेशर P1 बाहर वाले से 2t/r ज्यादा होगा। बट इसके लिए ये थोड़ी कह रहा हूं मैं आपसे यार कि बबल पूरा बने। अगर बबल पूरा नहीं भी बन रहा ना तो भी यही चीज होगी। अगर पार्ट ऑफ द बबल है और बाकी सब फ्लैट सरफेस है, फॉर एग्जांपल कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे आओ, सब कुछ फ्लैट है, बबल का एक पोर्शन स्फीयर बन रहा, तब भी ये कंसेप्ट लगेगा। जहां भी कर्वेचर बनेगा वहां पर प्रेशर डिफरेंस का कंसेप्ट आएगा। अब वो कर्वेचर पूरा क्लोज होता है या फिर एक पार्ट बनता है, उससे फर्क नहीं आपको। ये लॉजिक थोड़ी दिखाएंगे कि पूरे के लिए इतना है तो आधे के लिए इतना करोगे, ये गलत कंसेप्ट हो जाएगा। कंसेप्ट कर्वेचर का लगाओ कि एक कर्वेचर बनेगा यहाँ पर, सिंगल कर्वेचर। सिंगल कर्वेचर के लिए प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू 2t/r और r यहाँ पर पुट कर दीजिए विच इज d/2। अब कैलकुलेशंस करके बताओ क्या आंसर आएगा h की वैल्यू। ये सर वही आएगा। कितना? बी बन रहा है। बी वाला ऑप्शन आएगा। सर बी। लेकिन भैया अंबर जी मेरे ख्याल से तुम तो पहले 4t/r से ला रहे थे। सर मैंने 4t/r से ही लाया, वो मैंने r d और r को डायमीटर सेम रख कर दिया, दिया। r को डायमीटर रख दिया। यस सर। हाँ, किस्मत तुम्हारे साथ थी, किस्मत तुम्हारे साथ थी, वरना बन गए होते। मतलब अगर उस क्वेश्चन में डायमीटर की वजह रेडियस दिया होता फिर तो 100% आपका ये आंसर गया था। यस सर। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ।
प्रेशर डिफरेंस वाले कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, एक इतना हो गया। सब्जेक्टिव का 20th क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का 20th क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं, बताएं। सब्जेक्टिव 20th, क्विकली बताओ भाई, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लेंगे। कर लेंगे सर। कर लेंगे। सर हो जाएगा। सेमी कंसेप्ट है? यस सर। यस ठीक, यस ओके सर। ठीक। सब्जेक्टिव का 31 फास्ट करना है। सब्जेक्टिव का 31, सब्जेक्टिव 31 करने लायक है या नहीं, ये बताए। अभी इसका इस सिमिलर क्वेश्चन भी कराया है। यस सर हो जाएगा। गैस इक्वेशन लगा लेंगे। यस सर। बता दे रहा हूँ कि ये सब आपके प्रेशर वाले कंसेप्ट के ऊपर है। ये सारे न्यूमेरिकल्स में प्रेशर का कंसेप्ट लग रहा है। अब प्रेशर का कंसेप्ट किस तरीके से लग रहा है वो देख सकते हो। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33। तो जब भी प्रैक्टिस करना ना यार, उसके आगे टैग लाइन जरूर लगा करो। अब ये किसी टेस्ट में आ गया क्वेश्चन या कहीं भी आ गया तो टैग करो कि आपने इसके अंदर अल्टीमेटली सरफेस टेंशन के कौन से कंसेप्ट का यूज किया है। तो एक्सेस प्रेशर के अलावा और तो कोई सरफेस टेंशन का कंसेप्ट लग नहीं रहा इसमें। एनर्जी का कंसेप्ट है नहीं, कैपिलरी का है नहीं, कांटेक्ट एंगल का है नहीं। 33 वाला क्वेश्चन भी देखो कैसे होगा ये। समझ पाए क्वेश्चन की लैंग्वेज? नहीं बच्चे, सर इसमें बर्नौली इक्वेशन में सर वो सरफेस टेंशन वाला टर्म एक और जुड़ जाएगा क्या? हाँ वो दोनों ही लग रहे हैं इसमें, बिल्कुल। देखो इसके दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूं आपको। इसके क्वेश्चन दो आते हैं। एक इसमें हमने सरफेस टेंशन काउंट किया और एक सरफेस टेंशन काउंट ना करे तो क्या होता है। तो मैं दोनों ही करा देता हूँ। दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये दोनों आ चुके हैं, मतलब एक आ चुका है, ये वाला भी नहीं आया है। उम्मीद कर रहे हैं आ जाए। जो हमारा टैप वाटर होता है ना, टैप वाटर की बात करें अगर, तो किसी भी टैप से जब आपका वाटर मतलब लिक्विड बाहर निकलता है, किसी भी टैप से मान लें, तो उस टैप का अपना एक डायमीटर होता है। जिस भी टैप वाटर से आप लोगे वहां पर कुछ ना कुछ तो डायमीटर होगा उसका। और लिक्विड बाहर आने के बाद हम लोग ये कहते हैं कि वो ग्रेजुअली जैसे 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 वो लिक्विड नीचे आता है वो नैरो होता जाता है। टैप वाटर से जब पानी आता है तो यहाँ पर जितना भी साइज होगा धीरे धीरे वो नैरो होने लगता है। इस पे तो आप एग्री करोगे? घर में अगर नल वगैरह नैरो होता है नीचे आकर के। तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं यार आपको, इसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स चूज कर लें, एक पॉइंट हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं मान लो 1, और एक दूसरा पॉइंट 2 हम नीचे चूज कर लें 2, पॉइंट्स 1 और 2। क्योंकि ये नैरो होता जा रहा है तो पॉइंट 1 पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और बनेगा और पॉइंट 2 पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और बन जाएगा। मान लिया जाए कि पॉइंट 1 पर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R1 एंड पॉइंट 2 पर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R2। ऐसा कुछ मान लो आप। एक तरफ R1 रेडियस है, एक तरफ R2 रेडियस, और इनके बीच में h का डिस्टेंस है, h डिस्टेंस है इनके बीच में। तो कितना वाटर पर सेकंड फ्लो करके आ रहा है, मतलब जिसको वॉल्यूम फ्लो रेट कहा जाता है। वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा ये कैलकुलेट करने के बाद, इसमें सरफेस टेंशन कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी। अगर हम सरफेस टेंशन ना कंसीडर करें तो क्या आंसर आएगा। और जो 33 क्वेश्चन है उसमें सरफेस टेंशन कंसीडर करना है तुम्हें। दोनों करके दिखा रहे हैं, पहले नेग्लेक्टिंग सरफेस टेंशन एंड देन कंसीडरिंग। ये बताओ
टैप वाटर जब बाहर निकल के आ गया तो ये कौन से मीडियम में फ्लो कर रहा है? ये यहाँ पर पूरा मीडियम कौन सा, ऊपर से लेके नीचे तक? नल से पानी एक बार नीचे आ गया तो यहाँ पर आउटसाइड सराउंडिंग क्या है और नीचे आउटसाइड सराउंडिंग क्या है? सर एयर। तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये वाला फ्लो भी एटमॉस्फेयर में है, ये वाला फ्लो भी एटमॉस्फेयर में है, दोनों ही फ्लो एटमॉस्फेयर में हो रहे। एक आप लगाओगे कंसेप्ट कंटिन्यूटी वाला कि अगर यहाँ पर v1 वेलोसिटी हो, ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी v1 हो और नीचे वाले क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी v2 हो, तो एक कंटिन्यूटी वाली इक्वेशन चलेगी, a1 v1 = a2 v2, और उस कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से ये बन जाएगा आपका पाई r1 स्क्वायर v1 = पाई r2 स्क्वायर v2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और सेकंड बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाओगे तो दोनों में प्रेशर कॉमन है, मतलब वैसे तो बर्नौली प्रिंसिपल ये है 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो g h इज कांस्टेंट, बट क्योंकि दोनों के दोनों सेम प्रेशर्स पे हैं तो p वाला फैक्टर चला गया, हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g h इज कांस्टेंट। उसको जब आप इंप्लीमेंट करेंगे ना तो एक रिजल्ट ये आ जाएगा v2 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस 2gh बर्नौली के थ्रू। एक्चुअली ड्यूरिंग फ्लो अगर प्रेशर चेंज ना हो ना, ड्यूरिंग फ्लो प्रेशर चेंज ना हो तो आप ग्रेविटी वाली इक्वेशन लगा सकते हो स्पीड फाइंड करने के लिए। जैसे अगर कोई m मास का पार्टिकल v1 वेलोसिटी से चले और उस पर g लगे तो h डिस्टेंस नीचे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? काइनेमेटिक्स फॉलो करेगा कि एक मास v1 वेलोसिटी से चल रहा है, फिर h डिस्टेंस नीचे आ गया अंडर ग्रेविटी, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी, ये रिजल्ट आएगा यहाँ पर √2g। यस तो यही यहाँ पे भी लगा सकते हो, मतलब लिक्विड के फ्लो में भी लगा सकते हो आप। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर ड्यूरिंग फ्लो दो पॉइंट्स के प्रेशर्स में डिफरेंस ना हो तो हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो फ्री फॉल मोशन में लगाते हैं वो लिक्विड में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। सर इसका एनर्जी कंजर्वेशन से कुछ रिलेशन है? लाइट, हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन। तो हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में टाइम बच जाएगा अगर हमें कहीं पर भी प्रेशर डिफरेंस ना हो। भाई हम टॉर्नेसरीज थ्योरम में नहीं लगाते फ्लक्स वेलोसिटी में, यस क्या सर, करते हो? √2gh। अगर ये h यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर है और जहां से बाहर निकल रहा है वहां भी एटमॉस्फेयर है, तो दोनों तरफ अगर प्रेशर सेम है और ये हम ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी मानते हैं, टैंक में वेलोसिटी जीरो मानते हो आप, तो एक तरीके से जीरो वेलोसिटी से कोई बॉडी चली, h डिस्टेंस नीचे आ गई, काइनेमेटिक्स के हिसाब से ये √2gh आ जाएगा। लगाते हैं ना टॉरेसरी थ्योरम में। यस सर। तो ये यस सर। जहां भी होगा, जहां पर भी इनिशियल और फाइनल प्रेशर्स में सेम वैल्यू आ जाए, आप स्पीड काइनेमेटिक्स वाले मेथड से निकाल लो, जो बन जाएगी। तो ये तो हो गया यहाँ पर कंसेप्ट यार इसके लिए, बिकॉज बट उसकी कंडीशन है प्रेशर सेम होना चाहिए यहाँ पर, अदरवाइज फिर एक्चुअल इक्वेशन बर्नौली की ये वाली है, प्रेशर भी ऐड होगा उसमें। 33 वाले क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है वो क्वेश्चन, 33 इससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन भी काउंट किया गया है, तो उससे प्रेशर्स में डिफरेंस आएगा। और एक्चुअल में ये प्रेशर्स हम कहाँ का लेते हैं, सराउंडिंग का लेते हैं या फिर लिक्विड के अंदर वाला प्रेशर फाइंड करते हो आप? एक्चुअल में प्रेशर किस पॉइंट पे होना चाहिए? जी लिक्विड का। तो P0 तो बाहर का प्रेशर है, अंदर भी आप सेम प्रेशर मानते हो, और यहाँ पर एक कर्वेचर है ना, ये पॉइंट एक कर्वेचर है, तो कर्वेचर के दोनों तरफ सेम प्रेशर मानने का रीजन क्या है कि कर्वेचर के कॉन्केव साइड पर और कॉन्वेक्स साइड पर सेम प्रेशर ले लो आप? रीजन था क्योंकि सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट किया हुआ हमने। अब अगर यही सरफेस टेंशन आप कंसीडर करते हो
बाहर और इनसाइड में कौन से साइड पर प्रेशर ज्यादा मिलेगा आपको? मतलब ये जो बाहर एयर का प्रेशर देख रहे सर हो P0, वाटर वाली साइड में, वाटर वाटर वाली वाली साइड में। वाटर का साइड का प्रेशर ज्यादा होगा। ये फिर से एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट है इसमें। अब क्वेश्चन उठता है कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा वहां पर। अगर आउटसाइड P नॉट है तो अंदर, मतलब इस वाटर जेट के अंदर इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा? सर वाटर ड्रॉप्स हैं तो P प्लस 2T बाय कर्वेचर देखो सर वो जो आर होगा सर वो इंस्टेंटेनियस होगा सर। भैया, मेरी बात बताओ, नल से जो पानी निकलता है उसकी जेट का ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा? स्फेरिकल सिलेंडर ले सिलेंडर हुआ ना वो तो। यस सर, Yes, यस sir. सर, T बाय R। आप एक नल से टैप वाटर जो आता है वो एक जेट के फॉर्म में आता है, वो सिलेंड्रिकल शेप में आता है नीचे। हालांकि Yes, ये sir, सिलेंड्रिकल नहीं होगा, ये कोनिकल होगा। लेकिन Yes, sir. कोन अगर आप कोनिकल स्ट्रक्चर भी लेते हो तो भी उसको आप बिटवीन द टू वेरी क्लोज पॉइंट्स सर सिलेंड्रिकल मान सकते हो ना। तो आप इसमें एक्सेस प्रेशर का कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, स्फेरिकल वाला या सिलेंड्रिकल वाला? सिलेंड्रिकल तो जेट के अंदर का प्रेशर, अगर बाहर का प्रेशर P नॉट है तो अंदर का प्रेशर एक्सेस प्रेशर वाले कंसेप्ट को यू लगाएंगे। और जो स्टार्टिंग में आपको माइंड मैप की थ्योरी दी गई है उसमें आप चेक करो सिलेंडर के लिए क्या आंसर है। सर टी बाई आर प्लस T बाय R। P अपॉन डी का प्रेशर P नॉट प्लस सरफेस टेंशन T डिवाइडेड बाय यहाँ की रेडियस। और नीचे वाले पॉइंट पर सेम कंसेप्ट लगेगा, तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू बनेगी P नॉट प्लस T डिवाइडेड बाय R2। और अब हमारी सेकंड इक्वेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के लिए क्लियरली ये कहा गया था कि ड्यूरिंग फ्लो प्रेशर मेंटेन होना चाहिए, वो हुआ नहीं। यहाँ पर प्रेशर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो हम प्रॉपर बर्नौली लगाएंगे। और प्रॉपर बर्नौली के हिसाब से यहाँ बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट का प्रेशर, यानी कि P नॉट प्लस T डिवाइडेड बाय R1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, और मतलब V1 स्क्वायर, और इसको रेफरेंस मान लेंगे तो रो GH का फैक्टर 0 हो जाएगा। बॉटम साइड पे चले जाओ, सेकंड वाले पॉइंट पर P नॉट प्लस T बाय R2 प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर, एंड रेफरेंस से H डिस्टेंस नीचे है तो माइनस रो GH। आगे थोड़ा सा आपको कैलकुलेट खुद करना होगा यार इस क्वेश्चन को, मतलब अभी आंसर भी फॉरवर्ड कर देंगे। बोलिए। यस सर। यस सर। तो दोनों हो गए, सरफेस टेंशन नेग्लेक्ट करने पर और सरफेस टेंशन कंसीडर करने पर क्या रिजल्ट बनेंगे। यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर बोलो आपको। यहाँ पर अगर जल्दीबाजी की आपने तो गया, क्योंकि एक 2 एक्स्ट्रा लगाना या एक 2 कम लगाना, आप समझ सकते हो पूरा आंसर बदल जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए जी, ये हो गया। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। एक ये 26 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्ड कर दो बच्चा, आप या तो मेथड बता दो या सरेंडर कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टाइम बाउंडेशन है आज की। या सर तो ये बता। अपर और हाँ। लोअर पॉइंट में सर प्रेशर का वो कर लेंगे, मतलब जैसे मतलब लिक्विड के बाहर भी P नॉट होगा और ड्रॉप के बाहर भी P नॉट होगा, तो फिर P नॉट
फिर कर्व सरफेस ठीक है बच्चा। उसका इनका ये कहना है डिफरेंस कि टॉप साइड सुनो, अब टॉप साइड का कर्वेचर रेडियस अलग है और बॉटम साइड का कर्वेचर रेडियस अलग है। अब तुमको ये रियलाइज करना होगा कि ये जो कंसेप्ट एक्सेस प्रेशर का है ये बेसिकली कर्वेचर्स के लिए है, वो चाहे फुल कर्वेचर्स हो चाहे वो पार्शियल कर्वेचर्स हो, कर्वेचर है बस, कर्व होना चाहिए वहां पर। और इसमें लिक्विड है, तो आउटसाइड का प्रेशर पी नॉट, आउटसाइड प्रेशर इज पी नॉट। अब बताओ कर्वेचर के जस्ट नीचे क्या प्रेशर लिखोगे, जस्ट बिलो द कर्वेचर, लगाओ कंसेप्ट, आउटसाइड पी नॉट, सो जस्ट बिलो दिस कर्वेचर Plus 2t by r1. P naught plus 2t by Not r plus 2t by r1. 2t by r1 जस्ट बिलो। और इसमें h हाइट है, क्वेश्चन में ये हाइट h दी गई है, और एक और लाइन कहा है, उसमें एक और लाइन कही गई है, ये पूरा ड्रॉप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आ रहा है। तो अगर ये पूरी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है, यानी बिना किसी एक्सेलरेशन के आ रही है, तो लिक्विड के अंदर प्रेशर वेरिएशन में सिर्फ ग्रेविटी का टर्म आएगा, अदरवाइज हम जी इफेक्टिव का कंसेप्ट लगा रहे होते। यस सर। तो यानी नीचे वाले कर्वेचर के जस्ट ऊपर प्रेशर कितना लिखोगे आप, नीचे वाले कर्वेचर के जस्ट ऊपर, जो उस ऊपर वाले पॉइंट से h डिस्टेंस नीचे आ रहे हो, यहां से h डिस्टेंस नीचे जा रहे हो, इनसाइड द लिक्विड वेयर देयर इज नो एक्सेलरेशन बट ग्रेविटी इज प्रेजेंट। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन का कंसेप्ट P नॉट प्लस 2t by r1 और प्लस rho gh, ठीक है। Yes, अब sir. इससे जस्ट आउटसाइड कितना प्रेशर होना चाहिए, जस्ट आउटसाइड। अब आप कर्वेचर का रूल लगाओ, रूल ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर के रूल्स के हिसाब से जस्ट आउटसाइड हमको लिखना पड़ेगा P नॉट प्लस 2t by r1 प्लस rho gh माइनस 2t by r2। बट आउटसाइड ये पूरी वैल्यू किसके बराबर करोगे, सॉल्व करके बता दो क्या आंसर आएगा। देखिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना तो ये सारे क्वेश्चन करने लायक है। जब ये बात समझ में आ जाएगी कि प्रेशर वेरिएशन जो है, डे 1 के क्लास में भी मैंने कहा था कि प्रेशर वेरिएशन का एक कॉज कर्वेचर भी होता है। हाइट तो है ही, ग्रेविटी है, इवन अगर यही क्वेश्चन में ये ड्रॉप किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होता तो हमें सिर्फ एक काम करना था, यहाँ पर जहां जी आ रहा है उसकी जगह पर जी इफेक्टिव। तो प्रेशर वेरिएशन के सारे कंसेप्ट्स अब 2-3 क्लासेस में समझ में आ जाएंगे तुम्हें क्या हुआ। या तो प्रेशर वेरी करता है हाइट की वजह से, या प्रेशर वेरी करता है लिक्विड के एक्सेलरेशन की वजह से, या फिर प्रेशर वेरी करता है कर्वेचर्स की वजह से, या फिर वो वेरी करता है फ्लो करने की वजह से। बट फ्लो करने की वजह से प्रेशर वेरी नहीं करता, प्रेशर वेरिएशन की वजह से फ्लो होता है। इसको भी आप न्यूमेरिकली कंप्लीट करोगे, 26 क्वेश्चन को न्यूमेरिकली कंप्लीट करेंगे, आंसर भी बताएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंसेप्ट डन हो गया आपका, ठीक है, एक्सेस प्रेशर के प्रॉब्लम्स हो गई। एक ये 5th क्वेश्चन ट्राई करो क्या आएगा, 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राफ के ऊपर है, ये भी एक्सेस प्रेशर के ऊपर है। सब बी मतलब पक्का ना? यस सर, आर बढ़ता जा रहा है तो B कम हो Yes, जाएगा। sir. बी होगा। So bubble is blown slowly at the end of a tube by the pump supplying air at the constant rate. Which one of the following graphs represent variation of pressure with the time? तो टाइम के साथ आप कैसे रिलेट करोगे इसको? सर टाइम के साथ कर्वेचर बढ़ता जाएगा।
अरे तो ये कैसे पता है कि हाइपरबोलिकली ही डिक्रीज होगा? मतलब ये इतनी श्योर शॉट आप कैसे कह सकते हो कि हाइपरबोला ही बनेगा? लीनियरली भी तो हो सकता है। सर जिस रेट से ब्लो हो रहा है इनटू टी करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ब्लोन, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ब्लोन इन इन द बबल, और फिर वो स्पेरिकली इंक्रीज हो जाएगा तो वो उसके वॉल्यूम में आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। हम्म। तो अच्छा। उससे सर और फिर सर रेडियस और फिर टाइम में रिलेशन आ जाएगा, और फिर उससे प्रेशर पे भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट रेट से एयर ब्लो कर रहे हैं, तो ये रेट किस कंटेस्ट में बात कर रहा है यार? ये मतलब रेडियस के इंक्रीज करने का रेट कांस्टेंट है, या जिस रेट पे हम एयर को बबल में डाल रहे हैं, मतलब क्वांटिटी, सर वो वो रेट कांस्टेंट है? जिससे हम लोग एयर Quantity. डाल रहे हैं। क्वांटिटी से सर। मतलब उसके अंदर एयर का मास हम बढ़ा रहे हैं ना, अगर बबल में एयर ब्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें एयर का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। Yes, sir. यस तो सर। क्या ये Yes, कह sir. सकते हैं कि जो मास ऑफ एयर है वो कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम को इस एंगल से भी देखा करो, कल को हो सकता है सब्जेक्टिव बन जाइए। तो अगर किसी भी बबल में अगर आप मास कैलकुलेट करते हो, मान लो एक बबल लिया जाए और उसके अंदर एयर है, उसका कुछ मास m है और उसके रेडियस r है, तो मास विल बी 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी। अगर ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उस हिसाब से अगर ये बात सही है कि मास कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, यानी कि dm/dt कांस्टेंट है, तो इट शुड बी 4/3 पाई रो 3r स्क्वायर इनटू dr/dt। यही बनना चाहिए। यस सर। Yes, sir. अच्छा, और इस हिसाब से इसका प्रेशर जो बनना चाहिए, जो अंदर वाला प्रेशर है वो बनना चाहिए आउटसाइड का प्रेशर पी नॉट, और क्योंकि ये सोप बबल है, एक मिनट, एयर बबल, हाँ सोप बबल, तो प्लस 4t डिवाइडेड बाय रेडियस। तो अब आप ये कैसे साबित करोगे भाई कि टाइम टाइम का फैक्टर तो कहीं आ भी नहीं रहा है यार, यहाँ पर प्रेशर में प्रेशर और टाइम का तो कोई रिलेशन भी नहीं आ रहा है इसमें। हम मतलब ये श्योरिटी कैसे ले लें कि बी ऑप्शन सही आएगा? और मान लीजिए ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, ऑप्शन सामने नहीं होते, ऑप्शन सामने होते ही नहीं, तो क्या करते बताओ? मतलब हमें इसको सब्जेक्टिवली सॉल्व करना पड़ता तो? बताए। सर पहले पी नॉट को पी एन की तरफ ले जाएंगे, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, डी आर बाई डी टी का टर्म आएगा, उसकी जगह ये पुट कर देंगे, तो डी एम बाई डी टी पता है हम लोग को कांस्टेंट है। dm/dt कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है, वो तो दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है कि dm/dt इज अ कांस्टेंट है। तो सर करते एक सेकंड करके देखते हैं। ठीक है, dm/dt क्वेश्चन में दे रखा है कांस्टेंट, इसको कुछ मान लेना जो भी टर्म मान रहे हैं, मतलब ये भी कांस्टेंट है, ये 4/3 पाई रो, ये 3, ये सब कांस्टेंट है, कुल मिला करके r स्क्वायर dr/dt कांस्टेंट है, यानी r स्क्वायर dr की वैल्यू कांस्टेंट इनटू dt है। तो इंटीग्रेट वगैरह कर लेंगे दोनों तरफ, तो 0 से r और 0 से t रख करके, तो मतलब जो रेडियस आएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन में r क्यूब आएगा, यहाँ पर t आएगा, सो r प्रोपोर्शनल टू t टू दी पावर 1/3, कुछ ऐसा रिलेशन आएगा आपका। और क्योंकि प्रेशर r के इनवर्सली डिपेंडेंट है, तो फिर वो मतलब यहाँ पर t टू दी पावर 1/3 आएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, p प्रोपोर्शनल टू 1/t नहीं आ रहा है। यस सर, समझ गए। ये बात तो समझ आ रही है कि p इज नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/t। यस सर, आंसर सही है, लेकिन जो सोच रहे थे वो गलत था। यही तो इम्प्रूव करने की बात हो रही है यार। किस्मत हर बार थोड़ी साथ दे देगी। और ये सर वहां तो साथ देगी नहीं, वो तो मुझे पता है। कहाँ, एग्जाम्स में? हाँ सर, Yes, एग्जाम में sir. साथ नहीं देगी। एग्जाम्स में तो बड़ा मुश्किल है भाई, आपको बताऊं सही में।
एग्जाम्स में बहुत टफ है कि आपको उसमें साथ दे जाए। चलिए अगला देखिए। अब ना पहले वाले कॉलम पर आइए, फोर्स वाले टॉपिक्स के ऊपर, फोर्स वाले टॉपिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो था फोर्स वाली कॉलम देख लो आप, उसके 3-4 पॉइंट थे, बस उतने ही न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे और तब तक आप ट्राई करें, मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखो आप। इसमें जो एक लाइन लिखी है असाइनमेंट में, अगर आप देख पाओ, क्यूब ऑफ मास न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ देते हैं, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड वाटर वेट्स इट कंप्लीटली। इस लाइन का क्या मतलब होता है? कंप्लीट वेटिंग का क्या मतलब है? सर Completely मतलब submerged। जितना 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 वेट वॉल्यूम होता उसके है अंदर होगा उतना ही वॉल्यूम वो सर वाटर ये को डिस्प्लेस भी कॉन्टैक्ट करेगा। एंगल होता है सर, वो 90 डिग्री से कम होगा। ना जी, कंप्लीट वेट मतलब है कि कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री। अब अगर यही लाइन हमारे पास मान लो नहीं पता होगी ना, तो हम सारा कंसेप्ट पता हो हम क्या कर लेंगे उसका। तो जिन भी न्यूमेरिकल्स 0 डिग्री के कांटेक्ट एंगल को कहा जाता है कंप्लीट वेटिंग। ठीक, अब इसमें पूछना क्या चाह रहा है कि नॉर्मली जब बॉडीज की बॉयंसी देखते हो आप, मतलब फ्लोटेशन, सॉरी, बॉडीज की फ्लोटेशन जब देखी जाती है तो हम कंसेप्ट कुछ ऐसे लगाते हैं यार, कि अगर कोई क्यूबिकल बॉडी या नॉन क्यूबिकल बॉडी, कैसी भी बॉडी हो, अगर वो सबमर्ज्ड है, मान लो, तो हम सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट करके हम इक्वेशन क्या लिख देते हैं? सबमर्ज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी शुड बी इक्वल टू इसका वेट, राइट? ये तो लिखते हो आप मतलब फ्लोटेशन की कंडीशन, इसमें एक mg का वेट लगेगा और एक बॉयंसी लगेगी और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बोलो। Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. 30th। ये सर हाँ, अब वो कहना क्या चाह रहा है जानते हो? कि अगर आप इसमें सरफेस टेंशन कंसीडर कर लेंगे तो ये ज्यादा सबमर्ज होगा या कम सबमर्ज होगा एज कंपेयर टू सबमर्ज वॉल्यूम विदाउट सरफेस टेंशन? कम सबमर्ज होगा। कॉन्फिडेंस बताओ, कॉन्फिडेंस मतलब डरना नहीं है। सर सरफेस आप- टेंशन का पुलिंग फोर्स होता है तो हाँ, नीचे होता खींचना है। है। नहीं तो अब सुनो, जो कैपिलरी के अंदर भी एक पॉइंट लिखा है मैंने, कैपिलरी राइज में एक पॉइंट मैंने लिखा है, वो बहुत काम की चीज है। क्या लिखा उसमें? कि जो फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन। सॉलिड लिक्विड को हमेशा ऊपर खींचता है ना, यस सर। तो ये क्यूब इस लिक्विड को क्या करेगा? कैपिलरी राइज क्या है? कि जब भी कोई लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में जाएगा तो वो सॉलिड की सरफेस पर राइज करेगा, ये कैपिलरी राइज है। यस सर तो Yes. कैपिलरी फॉल तो पढ़ा नहीं कभी हमने, कैपिलरी राइज ही पढ़ा है। तो इसका मतलब ये जो वाटर का सरफेस है, ये जब क्यूब को टच करेगा ना, तो कैपिलरी एक्शन इसी को बोलते हो आप, कि दिस लिक्विड विल स्टार्ट राइजिंग, और ये फ्लैट सरफेस नहीं बनेगा, ये यहाँ पर एक मेनिस्कस फॉर्म कर लेगा। और 0 डिग्री कांटेक्ट एंगल का मतलब, अब इसके लिए एक लाइन हमसे उस माइंड मैप में मिस हो गया, डेफिनेशन ऑफ कांटेक्ट एंगल, बट वो मिस क्या हुआ इतना हम मान के चल रहे हैं कि आपको आइडिया होगा। कांटेक्ट एंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? लिक्विड के सरफेस और सॉलिड की सरफेस के बीच का एंगल होता है वो, है ना? यही होता है कांटेक्ट एंगल। यस। Yes. 0 डिग्री कांटेक्ट एंगल का मतलब लिक्विड का सरफेस
और सॉलिड का सरफेस, दोनों सरफेसेस पैरेलल हैं। मतलब जहां पर ये लिक्विड क्यूब को टच कर रहा होगा वहां पर सरफेस ऑफ लिक्विड एग्जैक्टली वर्टिकल सरफेस होगी। लिक्विड का सरफेस एक कर्वेचर बनाएगा, लेकिन जहां पर क्यूब को टच करेंगे वहां पर सरफेस परफेक्ट वर्टिकल होगा, क्योंकि क्यूब भी वर्टिकल है, लिक्विड का सरफेस भी वर्टिकल होगा, तो दोनों सरफेसेस के बीच 0 डिग्री का एंगल बनेगा। उसी को कंप्लीट वेट यानी 0 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल का नाम दिया गया। और कैपिलरी राइज का फंडामेंटल थ्योरी, सॉलिड वाली बॉडी लिक्विड वाले सरफेस को ऊपर खींचेगी। सो सरफेस ऑफ लिक्विड इज बीइंग पुल्ड अपवर्ड, दैट इज द फोर्स ऑन लिक्विड सरफेस। एंड न्यूटन थर्ड लॉ हर जगह काम करेगा। So if surface of liquid is being pulled upward, the surface of solid will be pulled downward. अब बताइए ये मोर बॉयंसी मतलब सबमर्ज वॉल्यूम बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया सर। बढ़ गया, क्योंकि लिक्विड बॉडी को नीचे खींचेगी और बॉडी लिक्विड को ऊपर खींच रहा है। कैपिलरी राइज के नाम से ध्यान रखो भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सॉलिड बॉडी हमेशा लिक्विड की लेवल अप करती है, ऊपर उठाती है। तो अब इस क्यूबिकल बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्या बनेगा? अगर सरफेस टेंशन काउंट कर लिया है तो एक फोर्स बॉयंसी जो कि सबमर्ज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, दूसरा इसका वेट है mg, और तीसरा लिक्विड की वजह से इस पर सरफेस टेंशन की फोर्स आएगी। अब कॉलम नंबर 1 में उसकी थ्योरी पर आ जाओ। कॉलम नंबर 1 की थ्योरी, सरफेस टेंशन की फोर्स सरफेस के पैरेलल लगती है, यानी कि इस केस में ये डाउनवर्ड लगेगी। और टोटल कितनी लेंथ होगी क्यूब की जो लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी? अगर क्यूब को पानी में डाल रहे हो तो ये लिक्विड उसको कितनी साइड वेट कर रहा होगा? 4 sides। 4 साइड्स। यस सर। यस सर। भाई अगर हम कोई क्यूबॉइडिकल बॉडी को ऐसे पानी में डुबोएंगे तो ये वाली साइड, फ्रंट साइड, ये चारों साइड से पानी इसको वेट करेगा ना। तो यहाँ भी पानी का कांटेक्ट हुआ, इधर साइड में भी, बैक साइड में भी, चारों साइड पानी इसको टच करेगा। और वहीं पर सरफेस टेंशन की फोर्स आ रही है, तो टोटल कितनी लेंथ हो गई जहां पर सरफेस टेंशन की फोर्स लग रही है? टोटल लेंथ, अगर क्यूब की साइड लेंथ को आप a मानते हो, सपोज दैट इसकी साइड लेंथ a है, तो टोटल कितनी लेंथ है? नहीं आ रहा समझ में ये? नहीं, यस क्या मतलब नहीं आ रहा उसके लिए यस, या आ रहा उसके लिए यस? देखो ये ऐसा होगा यार, थोड़ा सा विजुअलाइज कराते हैं। क्यूब को जब हमने पानी में डाला होगा तो पानी का सरफेस ना यहाँ पर कर्वेचर बना लेगा, ऐसे ऐसा कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा ट्राई करते हैं बताने के लिए कैसा होगा। सरफेस ऑफ वाटर कुछ इस तरीके से मेनिस्कस शेप में आ जाएगा। इधर वाली साइड भी ऐसे ही होगा। और हम ये कह रहे हैं कि लिक्विड जो होगा वो सॉलिड को इस लाइन पर, क्योंकि ये वो लाइन है जो दोनों सरफेसेस की कॉमन लाइन है। अब बताओ है या नहीं है? क्या ये लाइन लिक्विड के सरफेस और सॉलिड दोनों के सरफेस पे नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। है? तो दिस इज कॉन्टैक्ट लाइन। सरफेस टेंशन की फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और वो एक लाइन के ऊपर लगती है। तो ये उसी लाइन पे लगेगी ना जो लाइन दोनों सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट बनाएगा। यस सर, इंटरफेस पे लगेगी। तो इस लाइन पर, अब ये लाइन ए लेंथ की है, तो इस लाइन पर नीचे की तरफ सरफेस टेंशन की फोर्स लग रही होगी, विच इज सरफेस टेंशन T मल्टीप्लाइड बाय ए। अब सिर्फ एक साइड उसका वेट नहीं होगा, फ्रंट साइड भी ऐसे ही होगा।
फ्रंट साइड पर भी लिक्विड का सरफेस ऐसे बनेगा। ये 3D पिक्चर है वैसे इसलिए बन नहीं पा रहा हमसे भी। फिर इसकी बैक साइड पर बनेगा, इसके अपोजिट साइड पर बनेगा। तो टोटल 4 TA हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब क्या इक्वेशन बनेगी फिर? बुओयेंसी ऊपर और नीचे mg लगेगा और इन 4 साइडों की वजह से सरफेस टेंशन की फोर्स लगेगी 4T मल्टीप्लाइड बाय T। ये बात समझ जाओ आप, तो फोर्सेस को विजुअलाइज कर सकते हो। जब भी एक लिक्विड का सरफेस और एक सॉलिड का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में गए, तो दो सरफेसेस जब भी टच होंगी उनमें एक कॉमन लाइन होगी, उसी कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर आपको सरफेस टेंशन का फोर्स दिखा रहा है। सॉलिड लिक्विड को ऊपर खींचेगा और लिक्विड सॉलिड को डाउनवर्ड। बढ़ जाए आगे, इसका बाकी फुल फाइनल आंसर नहीं देंगे, फाइनल आंसर तो आप अपने आप देख लेना। यस सर। यस ये सर। यस सर। ठीक है, कॉलम 1 की थ्योरी में एक कंसेप्ट और देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 एक्चुअली कैपिलरी राइज और फोर्स ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में ही लगभग पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 21। अच्छा एक सेकंड बच्चे, 21 से जस्ट पहले सुनिएगा, 21 के जस्ट पहले इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। इसको कई बार डिफरेंट मेथड से पूछा गया है इसको। जिसमें एक 2014 या 15 मेंस का ही क्वेश्चन है, 2014-15 का मेंस का ही क्वेश्चन है। वो ये कह रहे थे कि कोई कंटेनर है और उसके सरफेस पर ना एक बबल बना हुआ है, उसके सरफेस पर कोई एक बबल बना है और इसका कुछ रेडियस वगैरह है, शायद मेरे ख्याल से कुछ R वगैरह, और सरफेस टेंशन कैपिटल T दे रखा था इसमें। इसका कुछ फोर्स मतलब फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन था। बता देती हूँ। एक सेकंड देना, मैं पूरा क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ क्या है। ये 2014 का है, 2014 क्वेश्चन 2014 का है। उस टाइम पर सिर्फ ऑफलाइन था। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जैसे हम पानी जब गर्म करते हैं ना, तो पानी गर्म करने में उसमें बबल्स बनती है। तुम लोग के आसपास अगर बुक हो तो वहां से रीड कर सकते हो, वरना मैं बता रहा हूँ। ये ईयर आप लिख लो 2014। वो कह रहे हैं कि ऑन हीटिंग द वाटर बबल्स आर फॉर्म्ड, उसमें से एक बबल उसके बेस पे चिपका हुआ है। बबल का रेडियस कैपिटल R है और इस बबल का बेस के साथ एक सर्कुलर कांटेक्ट है। बबल का बेस के साथ एक सर्कुलर कांटेक्ट है, उस सर्कुलर कांटेक्ट की रेडियस स्मॉल r। साथ में ये स्मॉल r बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल R। तो जब ये बबल डिटैच होने वाला होगा, मतलब इसके बेस से अलग होने वाला होगा, उस टाइम पर स्मॉल r की वैल्यू पूछी इन्होंने। वैल्यू ऑफ स्मॉल r क्या बनेगा? और ये बबल वाटर के अंदर है, इनसाइड वाटर एक बबल है। क्वेश्चन समझ पाए यार? बुक होगी तो मिल भी जाएगा उसमें।
क्वेश्चन बोलूं या समझ गए? समझ गए सर, मिल गया। तो बबल है, एयर बबल है, बेस पर चिपका हुआ है, सर्कुलर एरिया, सर्कुलर रेडियस स्मॉल आर है, लेकिन बहुत छोटा है, तो आप इसको लगभग एक कंप्लीट स्फीयर मान सकते हो। और स्मॉल आर निकालना है जब ये बबल इसके बेस से डिटैच हो रहा होगा, यानी कि ऊपर उठेगा, जब कितना बनेगा। सजेस्ट करो कोई तरीका, सजेस्ट करिए मेथड। मेरे ख्याल से ना आप लोग को इसमें दिक्कत जानते हो क्यों होती है? मैं बता रहा हूँ दिक्कत का प्रॉब्लम सोर्स क्या है उसका, बता रहा हूँ। सरफेसेस को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते नहीं हो। देखो, एक हमारे पास इस बबल का सरफेस है, बबल का स्फेरिकल सरफेस, और नीचे जो कंटेनर है उसका सॉलिड सरफेस। इनके बीच कॉमन लाइन कौन सी है, मुझे ये बताओ आप। ये बात अगर आप समझ जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम करने में आसानी होगी। स्मॉल आर रेडियस की 2 पाई आर। तो 2 पाई है स्मॉल रेडियस। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर क्योंकि यही Yes, यही यही इस क्वेश्चन को करने का की पॉइंट है। इसको क्या, किसी भी क्वेश्चन को करने का की पॉइंट यही है। फोर्स के कंसेप्ट में अगर आप परफेक्ट होना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो दो सरफेस कौन सी हैं और उनके बीच लाइन ऑफ कांटेक्ट कौन सा है। हम लोग एक बार फिर इसी कैप को यूज करेंगे। तो कैप का सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये पूरा सरफेस है पूरा। अगर इस सरफेस को आप किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखो तो एक सरफेस ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ये भी एक सरफेस है, और एक सरफेस इसका कर्व है। दोनों सरफेसेस को टच करोगे तो कांटेक्ट लाइन कौन सी है इनकी? क्या ये इस सिलिंड्रिकल सरफेस की आउटर बाउंड्री नहीं हो गई? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को पर भी है, आप खुद देख सकते हो। अगर ऐसे दिखाऊं तो जो ब्लैक कलर से ये आप देख रहे हो, ये इस सरफेस के ऊपर भी है और इस सरफेस के ऊपर भी है। तो ये हमारा कॉमन लाइन है बिटवीन द टू सरफेसेस। तो इसी लाइन पर सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलाइज करो वो लाइन कौन सी होगी भाई। अब उन्होंने सचिन ने बता दिया है। एक सर्कुलर लाइन बनेगी यहाँ पर, होगा ये? Yes, sir. अच्छा, और हम सबको पता है कि जो बबल्स होती हैं या जो ड्रॉप्स होती हैं वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ इस बबल पर सरफेस टेंशन की फोर्स किधर लगेगी? मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, सरफेसेस दो कौन कौन सी हैं? एक सरफेस हमारी बबल वाली है और एक सरफेस ये सर्कुलर वाली है, इसको आप S2 कह दें। ये सॉलिड सरफेस, ये बबल वाली सरफेस, और सर्किल इनका कांटेक्ट लाइन है। तो जो भी फोर्स लगेगी इस सर्कुलर लाइन पे लगेगी, लेकिन फोर्स सरफेस के पैरेलल लगनी चाहिए। तो जो बबल की सरफेस है उसके टेंजेंशियली, बबल की सरफेस के टेंजेंशियली फोर्स दिखाओगे आप। इधर से भी बबल की सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स। फोर्स की लाइन में यही बात नहीं लिखी हुई है आपसे, द फोर्स मस्ट बी पैरेलल टू सरफेस। यस सर। वही फॉलो कर रहे हैं। एंड इट ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ लाइन। अब वो लाइन समझ लो कौन सी है। सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। अगर अभी भी किसी को ये कन्विंस नहीं हो रहा कि ये सर्कुलर लाइन ऑफ कांटेक्ट पे ही फोर्स लगेगी,
तो इसका मतलब उसको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हुई अभी। तो ये जो सरफेस टेंशन की फोर्सेस लगेंगी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल बबल, इनका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा यार, टोटल फोर्स का अमाउंट कितना होगा, ये जो फॉर्मूला दिया गया उसके हिसाब से। तो सरफेस टेंशन है T, ठीक है, और लेंथ है 2 पाई स्मॉल r, लेकिन वेक्टोरियली जब जाओगे तो ये फोर्स पूरा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर लग रहा हो, सर cos थीटा इसका 2 टाइम्स cos थीटा। अब cos थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो मैं एक बड़ा सा फिगर दिखा रहा हूं आपको। ये वही कंसेप्ट है जो मेनिस्कस में फॉलो करते हो। यहाँ कहीं सेंटर है, ये इसका रेडियस कैपिटल R है, नीचे एक्सटेंड करो, ये रेडियस स्मॉल r है, और यहाँ का टेंजेंट वर्टिकल से थीटा एंगल पर है। टेंजेंट और वर्टिकल के बीच थीटा एंगल। तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओगे ना तो ये एंगल भी थीटा प्रूफ हो जाएगा, और cos थीटा स्मॉल r बाई कैपिटल R प्रूफ कर सकते हो। ये एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है जो कैपिलरी के अंदर आप ट्यूब की रेडियस और मेनिस्कस के रेडियस के बीच में लगाते हो। पढ़ा होगा, गारंटेड ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। यस सर, यस। लगाओ cos थीटा यहाँ पर, क्योंकि फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए आपको। तो ये तो फोर्स है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ cos थीटा की वैल्यू स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो इतना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन वाला हुआ इस बबल के ऊपर। इस बबल पर ये सरफेस टेंशन की फोर्स नीचे लगेगी, प्लस और कोई फोर्स इसके ऊपर इसके सर अलावा। अपवर्ड लगेगी रो जीवी की वो कौन सी फोर्स हुई, वो कौन सी फोर्स हुई? बॉयंसी बॉयंसी। ओके, कितना? रो जीवी रो जी और वॉल्यूम ऑलमोस्ट स्फीयर मान के कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है ना कि ये बहुत छोटा है, तो लगभग स्फीयर मान के वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसका। और एयर का कुछ मास भी होगा, लेकिन वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है लिक्विड के कंपेयर में। मास ऑफ एयर इज नेग्लेक्टेड। तो यही दो फोर्सेस हैं। डिटैच तब होगा जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को एक्सीड कर जाए। सॉल्व करिए और बुक में अपने आप देख लेना कि इसका सही आंसर कौन सा बन रहा है। ठीक है, बोलो। ये बच्चा लोग बताओ जल्दी यार। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये सर चलिए ठीक है जी। ठीक, ऐसा एक क्वेश्चन ना आपके क्लास 11th में ऐसा एक क्वेश्चन उसका भी कराया गया है, इंक ड्रॉप वाला। इंक ड्रॉप का एक क्वेश्चन था, कौन से ईयर में था, वो भी जेई का ही क्वेश्चन है यार। अरे भैया तुम लोग पढ़े बड़े नहीं हो क्या यार, तो बता दो यार कि हाँ कराया था कम से कम भाई। अच्छा देखो, एक मैं बात कर रहा था अभी, मैं तो ध्यान देखा भी नहीं अभी। ये सर ड्रॉपर वाला कराया था आपको। नहीं हाँ वो तो ठीक है। इत्तेफाक देखो, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था ना, मुझे पता भी नहीं था कि यार ये क्वेश्चन असाइनमेंट से गया है। अभी जो हम लोगों ने ये ग्राफ वाला क्वेश्चन किया है, ये ग्राफ वाला, यस सर। यस सर। यस सर। कमाल की बात देखो, 2019 12 जनवरी 2019 इवनिंग सेशन,
यस सर, आया जनवरी, हुआ है, दिखा था लेकिन जानते हो उसमें ये नहीं था। सर, उसमें 1/t³ दिया हुआ था। हाँ, उसमें जो हमने ग्राफ लिया है इसमें टाइम है, और 12 जनवरी 2019 इवनिंग में क्वेश्चन था जो, उसमें यही क्वेश्चन है, बट उन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 1/t³ ले रखा है। तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हाँ, कमाल की बात है यार, ये तो बड़ा, मुझे भी नहीं पता था कि अपनी ही असाइनमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। भैया अब तो लगा लो असाइनमेंट यार, ठीक है ना, तो इत्तेफाक से मुझे तो दिख गया। पहले भी लगा ही रहे। अरे नहीं, तो मुझे ये नहीं पता था कि यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो चेंज करके, पहले मालूम होता। अच्छा हुआ डिस्कस हो गया, वरना अभी तो लोग 1/t कर देते उसको। ये तो प्रूफ हो गया कि 1/t³ आ रहा था वहां पर। यस सर, वरना तुम्हारे कर्व लिए बना खास- देते कोई। तुम्हारे लिए खास तौर पर तुम्हारे ही गलत होता है ये, अगर ये ना डिस्कस हुए गए काम से आप। सर क्वेश्चन में किस्मत की पूरी ऐसी की तैसी कर दी है। अरे भाई साहब बता तो रहे हैं, वो हम कह रहे हैं, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन को सही कंसेप्ट से आंसर लाने की बात कर रहा हूँ। क्या पता इन्हीं को ट्विस्ट करा जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ, देखो सरफेस टेंशन टॉपिक पर क्वेश्चन लिमिटेड है, तो जो भी पूछेंगे वो इन्हीं से घुमा फिरा के पूछोगे आप लोग। चलो अगला बढ़ो यार, नहीं बात करने की, तो बातें तो बहुत करनी थी। 21 मूव करो यार, 21 पे, 21 क्विकली। फिगर सामने बना हुआ है, ये फिगर हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ बन गया है, मतलब आधा अधूरा फिगर आ गया, वैन ठीक है, बट इस फिगर से ना आइडिया मिल रहा है यार हमें। सर इस ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी किया था। है तो वैसा ही। देखो परफेक्शन की बात है, परफेक्शन और एक्यूरेसी ये मैटर कर रहा है। मेंस में हम रिस्क नहीं ले सकते, 4 नंबर भी हमारे लिए बहुत है इतनी टफ कंपटीशन में। इसमें जो रिंग काटी है ना, ऊपर की लाइन पढ़ो, रिंग इज कट फ्रॉम अ प्लेटिनम ट्यूब, इतना महंगा, of 8.5 सेंटीमीटर इंटरनल एंड 8.7 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर। अच्छा जी, अच्छी बात है। इट इज सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द पैन ऑफ द बैलेंस। ये बताओ कहाँ कहाँ कांटेक्ट बनेगा इसमें यार? सर तो एक दो inner सर radius से लाइन बनेगी। outer radius से। एक ट्यूब में से रिंग काट रहा हूँ, इसका ध्यान से सुनो, मतलब कितने बदमाश टाइप के लोग हैं। एक ट्यूब के अंदर से रिंग काट रहे हैं, वैसे ही बना लेते हैं रिंग, तो उस रिंग की कुछ थिकनेस होगी, थोड़ी सी थिकनेस होगी उसकी, यस सर। क्योंकि ट्यूब है ना, कुछ ऐसा। ये उसकी तरह है, पोलो टॉफी की तरह। Yes sir. वैसे ये पोलो टॉफी जो आती है ना सफेद वाली छल्ले वाली, तो इसको जब आप पानी में डालोगे तो इसमें कांटेक्ट कहाँ बनेगा पानी की सरफेस का? तो अंदर भी वाटर और इसके बाहर भी वाटर, दो जगह वाटर है, तो वाटर इसको कहाँ कहाँ पर वेट कर रहा होगा। वेटिंग देखा करो आप कि वाटर की वजह से वेटिंग कहाँ पर मिल रही है इसकी, मतलब कहाँ कहाँ पर वाटर का सॉलिड से कांटेक्ट हो रहा है। तो एक अंदर वाली साइड कांटेक्ट हो रहा है और एक बाहर वाली बाहर साइड। वाली। और ये छोटा सा ही सही, लेकिन सरफेस तो है, छोटा सा ही सही। यहाँ पर एक सरफेस होगा जो सिलिंड्रिकल सरफेस होगा, अगर आप ये इमेजिन कर पाओ तो। फिगर भी कुछ वैसी दिखाई है। यस सर। ट्यूब, Yes sir.
मतलब कोई ट्यूब में से रिंग काटोगे तो उस ट्यूब की कुछ तो हाइट आएगी, एंडिंग तो 0 ही सही, बट हाइट कुछ तो होगी। मतलब इसके बाहर एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। ये दवाई राउंड टेबलेट जो होती है ना, दवाई वाली गोल्ड, तो इसमें सरफेस टेंशन की फोर्स कहाँ लगेगी अब बताओ आप। ये लिक्विड रिंग के आउटर सरफेस पर किधर फोर्स लगा रहा होगा? लिक्विड सरफेस के ऊपर, नीचे की तरफ। नीचे, नीचे की क्योंकि कैपिलरी राइज याद रखना, लिक्विड सॉलिड लिक्विड को हमेशा राइज कराता है और लिक्विड सॉलिड को हमेशा गिराएगा। तो एक इधर फोर्स आएगी और एक अंदर वाले साइड पर नीचे फोर्स आएगी। इधर भी लिक्विड है और कितनी आएंगी? तो T मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इंटू आर इंटरनल और T मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इंटू आर एक्सटर्नल। ये बात समझ में आई है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसी वजह से क्योंकि लिक्विड उस ट्यूब को नीचे खींचेगा तो हमें इस ट्यूब को लिफ्ट करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और एक्चुअली फोर्स नहीं लगा रहे, ये क्या है, ये पूरा सिस्टम एक तराजू के ऊपर है और वो तराजू ले जाकर के हमने दूसरे साइड पर कहीं लटका दिया, जो भी किया है। यहाँ पर वो बीम बैलेंस है, तो यहाँ पर हम कितना वेट रख दें, ये कह रहे हैं कि इधर आप कितना मास रखोगे ताकि ये उठ जाए। तो नेचुरली हम उतना ही मास रखेंगे जो इसके फोर्स को ओवरकम कर जाए। हो जाएगा आगे, मतलब इसका न्यूमेरिकल आंसर ले आ पाओगे? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, भगवान करे सब यही है। क्वेश्चन 32, सरफेसेस इमेजिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी जो माइंड मैप है उसको बस फॉलो करना है। 32, 2 vertical parallel glass plates बोल लीजिएगा तो बता दीजिएगा। यस सर। यस सर। चलिए, तो एक मतलब 2 प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ही रखी गई हैं। कुछ फिगर थोड़ा सा देखते हैं, अगर बन पाया तो ठीक है। इस टाइप से 2 पैरेलल प्लेट्स हैं और इनके बीच में लिक्विड राइज हो रहा है, बिटवीन द 2 प्लेट्स लिक्विड राइज हो रहा है और इनका डिस्टेंस दे रखा है d। इसका एक पार्ट वैसे क्लास 11th में हो चुका है। ये सर फिगर याद है। सर सिलेंड्रिकल मेनिस्कस बनेगा। हाँ, इसमें जो लिक्विड राइज करता है वो सिलिंड्रिकल मेनिस्कस बनाता है ऐसे, मतलब ऐसे करके यहाँ पर वेटिंग होती है इस तरफ, इधर भी, और इनके बीच में ऐसे करके सिलिंड्रिकल मेनिस्कस बनते हैं। ऐसे करके पूरा एक सेमी सिलिंड्रिकल सरफेस बन जाएगा अंदर। और वाटर कुछ हाइट तक राइज करेगा इसमें, मान लिया h हाइट तक। इसमें भी कंप्लीट वेटिंग बोली गई है, क्या मतलब है उसका? अंदर से कांटेक्ट एंगल 0 0। तो आखिरी जो, हाँ, तो जो कैपिलरी राइज के पॉइंट्स है ना, अगर वो पॉइंट्स भी पढ़ लो आप। ये बताओ, ये प्लेट हमेशा, प्लेट लिक्विड के सरफेस को हमेशा पुल करती है और हमने लिख भी दिया है किस
वो जो पुलिंग फोर्स होगा वो प्लेट से थीटा एंगल पर होगा। प्लेट लिक्विड को खुद से थीटा एंगल पर फोर्स लगाएगा। थीटा इज द कांटेक्ट एंगल। कंप्लीट वेटिंग कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री है, मतलब कि ये प्लेट खुद से 0 डिग्री के एंगल पर इस लिक्विड की सरफेस पर फोर्स लगाएगा, मतलब कि ऐसे लगाएगा। अगर वो लाइन भी समझ में आ जाएगी ना आपको, तो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। बोलो। यस सर। यस सर। कितना फोर्स हुआ ये? अगर ये एल लेंथ हो, मान ले ये टोटल एल लेंथ है, एलटी 2TL, 2 2TL, yes. T/L यहाँ पर, T/L यहाँ पर, 2TL का फोर्स हुआ। और वो फोर्स इस लिक्विड कॉलम के वेट को बैलेंस करता है। अगर फोर्स मेथड लगाते हो तो, और नहीं प्रेशर मेथड लगा लो, दोनों ऑप्शंस हैं। इस सरफेस टेंशन की फोर्स इस लिक्विड कॉलम के वेट को बैलेंस करती है। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए अगर इसकी हाइट h मान ले, तो कैलकुलेशन ऑफ वेट करते वक्त हम मेनिस्कस को इग्नोर करते हैं और इसको क्यूबॉइड मानते हैं। वेट कैलकुलेशन मेथड में आप मेनिस्कस को आप इग्नोर कर लेते हो और इसको क्यूबॉइड मान लेते हो। एक डायमेंशन h, एक डायमेंशन d और एक डायमेंशन l। LDH वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g। एक तरीका ये होता है हाइट कैलकुलेट करने का। फोर्स मेथड, फोर्स बाय सरफेस टेंशन एंड द वेट ऑफ दिस लिक्विड बैलेंस। कैलकुलेशन ऑफ वेट में मेनिस्कस के शेप को इग्नोर कर देते हैं, इसको एक हॉरिजॉन्टल मान करके और क्यूबॉइड वाला वॉल्यूम लगा देते हैं। तो L वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे और H की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2T डिवाइडेड बाय रो GD। अब पूछा यह है कि दोनों प्लेट्स आपस में कितना फोर्स लगाएंगे, मतलब इनका म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होगा, वो फोर्स क्यों लगेगी। पहली बात ये बताओ, इस सिलिंड्रिकल मेनिस्कस के जस्ट ऊपर कितना फोर्स होगा? जस्ट ऊपर सब प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, तो जस्ट ऊपर कितना होगा? मेनिस्कस के जस्ट ऊपर, वहां तो एटमॉस्फेयर दिखाओगे ना मेनिस्कस के ऊपर, P0। तो मेनिस्कस के जस्ट नीचे कितना दिखाओगे? जस्ट बिलो द मेनिस्कस, जस्ट बिलो मेनिस्कस P0 माइनस माइनस सिलेंडर है ये T by T by R, T/2 T by R, बट हाँ R इसका D/2 है। और नीचे आकर के प्रेशर कितना हो जाएगा? ऐसे डिस्टेंस नीचे जाकर के, तो हाइड्रोस्टैटिक कंसेप्ट हो गया, हाइड्रोस्टैटिक कंसेप्ट प्लस रोजी। हाँ, प्लस रोजी। अब लेक्चर 2 नहीं 3 नहीं 2 ही होगा आपके लिए, सेकंड ही होगा। ये एक वर्टिकल प्लेन सरफेस है, वर्टिकल प्लेन सरफेस। तो इधर से प्रेशर वाली फोर्स कितनी दिखाओगे? प्रेशर फोर्स ऑन द वर्टिकल प्लेन सरफेस वाज प्रेशर एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर से h/2 पे होगा। अगर टोटल h हाइट तक लिक्विड गया है तो h/2 पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी, वहां का प्रेशर फाइंड करेंगे और एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अंदर की लिक्विड का प्रेशर वाला फोर्स आ जाएगा। इसको F1 कह दीजिए। तो फोर्स F1 जो प्रेशर की वजह से लग रहा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पर जाएंगे तो P0 माइनस T/D/2, ये मेनिस्कस के जस्ट नीचे है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे h/2 डिस्टेंस नीचे होगी, तो प्लस रो जी h/2, h/2 यहां से आएगा। इतना फोर्स अंदर वाले लिक्विड के प्रेशर की वजह से बाहर लगेगा। साइमल्टेनियसली बाहर से एटमॉस्फेयर का भी फोर्स आएगा, और एटमॉस्फेयर का फोर्स क्योंकि यूनिफॉर्म है तो वो डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया होगा। तो इधर लिक्विड की प्रेशर की वजह से फोर्स आएगी, बाहर से एयर के प्रेशर की वजह से फोर्स आएगी।
एटमॉस्फेरिक फोर्स सीधा सीधा सर F1 में इनटू एरिया, ये वाला H और इंटू L जो एरिया होगा, H इंटू L, और इसमें भी H की वैल्यू रख देंगे। सर F1 में एरिया नहीं लिखा, वो भी लगा देते हैं, इंटू एरिया वो भी L इंटू H, L इंटू H वो भी होगा। मतलब प्रेशर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और बाहर कितना, दोनों का जो डिफरेंस है वो इसका नेट फोर्स है, वही पूछा जा रहा है आपसे। अंदर से लिक्विड के प्रेशर का फोर्स, बाहर से एटमॉस्फेयर के प्रेशर का फोर्स, और डिफरेंस वैल्यू वो पूछी जा रही है, मतलब कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पार्ट। ठीक है जी, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है जी, ये हो गया। अब ना इसमें जो क्वेश्चंस आपको करने हैं जो कि फोर्स और कैपिलरी राइज के कंबाइंड एप्लीकेशन से होने हैं, और ये बता दूं आपको, कैपिलरी राइज की जो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, हाइट का, उसका अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हो तो सरफेस टेंशन की फोर्स और वेट बैलेंस कर दीजिए। फोर्स बाय सरफेस टेंशन एंड द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम बैलेंस करो। लेकिन ये मेथड तभी वर्क करेगा जब मेनिस्कस के ऊपर भी एटमॉस्फेयर हो और यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर हो, ऊपर भी एटमॉस्फेयर और यहाँ इसके इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भी एटमॉस्फेयर हो, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेनिस्कस के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन में सरफेस टेंशन की फोर्स और लिक्विड कॉलम का वेट बैलेंस। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ वाला प्रेशर और मेनिस्कस के ऊपर वाला प्रेशर डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट प्रेशर है, तो ये इक्वेशन काम नहीं करती। फिर तब हम डेरिवेशन प्रेशर मेथड से करते हैं। तब जो डेरिवेशन करोगे बाय द मेथड ऑफ प्रेशर, कैसे वो भी देखो। देखिए बता रहे आपको, पहले तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, हो पाएगा क्वेश्चन 25? 10 मिनट बचे यार बस। 25 बोले भाई, क्वेश्चन 25। यस सर, हो जाएगा। यस सर। कैसे बच्चे, यस सर। कैसे आइडिया सर देखो। उसमें भी सर रिंग सर, टाइप का direct- स्ट्रक्चर बनेगा, तो सर टेंशन की फोर्स के 2 लाइन होंगे, और फिर सर हाइट निकालने के लिए फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, वेट। ठीक, शाबाश, चलिए तो कर लीजिएगा। 24th इसमें क्या स्पेशल है 24th में और 23 में? दोनों में एक कॉमन बात सर लिखी जा रही है। ऊपर सील लगी हुई है। हाँ, तो एक काम करो यार, 23 करता हूं मैं। 23 बड़ा अच्छा है, हालांकि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, बट चलिए चलते हैं, क्योंकि उसका 2 पार्ट है। तो उसमें भी अ ग्लास कैपिलरी
और टॉप साइड से सील करा गया उसको, उसका एक लेंथ है 0.11 मीटर और इंटरनल डायमीटर है। उसके बाद ट्यूब को इमर्ज किया गया और देखो क्या कहना चाह रहे हैं ना वो, कि एक सील्ड कैपिलरी ट्यूब है, ऊपर से बंद कर दिया पूरा इसको और इसको पानी में डिप कर दिया, और इतना डिप कर दिया, इस ट्यूब को पानी में इतना डिप कर दिया आपने कि अंदर और बाहर के लिक्विड लेवल्स इक्वल हो गए। इनसाइड लिक्विड लेवल और आउटसाइड लिक्विड लेवल मैच कर गया। ये क्वेश्चन में लिखा है ना, सेकंड लाइन, टू व्हाट लेंथ हैज द कैपिलरी टू बी इमर्ज्ड सो दैट द लिक्विड लेवल इनसाइड एंड आउटसाइड द कैपिलरी बिकम्स सेम। तो यहाँ तो मेनिस्कस बनेगा सर इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वल करना पड़ेगा, दो जगह टेंशन लगेगी। हाँ ठीक है, यहाँ पर प्रेशर मेथड लगाइए, यहाँ फोर्स बैलेंसिंग मेथड है ही नहीं। तो सबसे सर पहले इसके यहाँ ऊपर सबसे सर पहले इसके ये ऊपर pressure- हाँ सर इसके ऊपर जो भी कंप्रेस्ड एयर है सर, उससे फिर सर उससे नीचे चलेंगे तो अप डाउन थ्योरी से करते जाएंगे। बिल्कुल पहले यहाँ का प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर एक कंप्रेस एयर होगी, क्योंकि जब उस कैपिलरी ट्यूब में पानी राइज नहीं किया होगा तो पहले उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर फ्री एयर होगी। तो अगर हमारी कैपिलरी की लेंथ L है और उसमें फ्री एयर है जिसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है, तो जैसे ही पानी राइज करेगा ये एयर कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले हम यहाँ का प्रेशर P फाइंड करेंगे यूजिंग बॉयल्स लॉ। P1 V1 equals बॉयल्स लॉ, हाँ। तो P नॉट इंटू लेंथ, और बाद में वो कंप्रेस एयर जब आएगी, कंप्रेस एयर, तो प्रेशर P इंटू ये हाइट, ऊपर वाली हाइट। L minus H। हाँ मतलब वॉल्यूम होता है, बट वॉल्यूम और लेंथ सेम ही आ जाएगी बिकॉज एरिया कैंसिल हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बनेगी आपकी। उसके बाद अगर ये वाला प्रेशर P हुआ तो कर्वेचर के नीचे वाला प्रेशर निकालोगे, इसके जस्ट नीचे। ऊपर P है तो जस्ट नीचे वाला प्रेशर, ये P माइनस 2T/R, और इसके इसी के हॉरिजॉन्टल लेवल पर बाहर आ जाओ, जस्ट आउटसाइड। अंदर का लेवल बाहर का लेवल सेम है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लेकिन यहाँ कोई कर्वेचर तो है नहीं, तो इसके जस्ट नीचे भी एटमॉस्फेयर होगा। और क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पर, तो ये बराबर होने चाहिए। तो P नॉट शुड बी इक्वल टू दिस कैपिटल P जो वहां से आएगा, माइनस 2T डिवाइडेड बाय R। इससे सॉल्व करना होगा। ठीक है जी, बोलो। यस सर। Yes, sir। इसको न्यूमेरिकली कर लेना। अब बताओ, ऊपर का ये जो कवर है इसको हटा देगा, मतलब कैपिलरी को ऊपर से खोल दे, तो वो कह रहे हैं कि वाटर कुछ हाइट तक चला जाएगा, क्योंकि तब ये एयर फ्री हो जाएगी। जैसे ही इसको खोलोगे ये फ्री एयर हो जाएगी। Yes, sir। आपको एक चीज बता दें, इसमें जो L आएगा वो मैं इसका वो बता देता हूँ, नंबर बता देता हूँ कितना आएगा, बता देते हैं आपको, एक मिनट। L वगैरह कितना आएगा? सर 1 आएगा। निकाला तुमने? निकाला इसको? है निकाले हो बच्चा, बता दो यार थोड़ा सा। सर 1। ये सर कह रहे 1 कैलकुलेट करके आ रहा है कि वैसे ही, मतलब कैसे? सर एक्चुअली ये वाला प्रॉब्लम ना, आपने जो पिछला असाइनमेंट दिया था उसका मेरा डाउट था सर, तो उसमें पीछे आंसर 1 ही है। हाँ हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं, कहीं से भी देख के बता दो यार। 1 आ रहा है ना मतलब? यस सर। ठीक है, हाँ सही बात है, इतना ही आएगा। ठीक है,
वही मैं देख रहा था, 1 आएगा। ठीक है, तो ये H1 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज के बाद ये 1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ऊपर कितनी लेंथ बची मेरे पास? ऊपर यहाँ की जो लेंथ बची, टोटल उसकी कुछ लेंथ ट्यूब की दे रखी है, पॉइंट 11 मीटर, 11 सेंटीमीटर। मतलब सर 0.1011। तो 11 सेंटीमीटर है। तो ये 10 सेंटीमीटर बचा ऊपर, ऊपर 10 सेंटीमीटर बचा ये। यस सर। अब जब ऊपर का ये सील तोड़ देंगे ऊपर से, तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया जानते हो? अब ये क्वेश्चन ये हो गया, सर ये पी नॉट एल बाई एल माइनस एच को पी नॉट लिख देंगे और एक रो जी एच का फैक्टर एक और आ जाएगा आरएचएल में। मतलब लिक्विड राइज करेगा ना, सीधा सा बात है, इसको ऊपर से तोड़ दिया। यस। लेकिन यहाँ पर एक और कंसेप्ट मैंने जानबूझ के इस प्रॉब्लम को लिया है, ताकि इसके थ्रू हम एक और कंसेप्ट याद दिलाएं तुम्हें। जब कैपिलरी ऊपर से ओपन हो जाती है तो हाइट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, रो जी आर इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय सर रो जी ए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हाइट का 2t cos थीटा बाय रो जी आर, है ना यार? यस सर। ये हाइट आउटसाइड लेवल के ऊपर से मेजर होती है, जो आउटसाइड लेवल है उसके ऊपर, मतलब इससे कितना ऊपर तक जा सकते हैं ये वो बताता है आपको। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके, ये भी बता रहा, जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर की जाएगी तो ये आ रहा कुछ 103 सेंटीमीटर। सर वो तो ट्यूब से ही बाहर निकल जाएगा। हाँ, तभी तो मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। नहीं निकलता, जब वो नहीं थीटा निकलेगा। एडजस्ट कर लेता है। सर वो कांटेक्ट एंगल एडजस्ट हो जाएगा सर। हाँ, तो इसमें एक और कॉन्टेक्ट था, इसमें कंसेप्ट ये भी था कि ये हो गया ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। कैलकुलेशन कहती है 103 सेंटीमीटर राइज करेगा, ट्यूब खाली 10 सेंटीमीटर का है। ऐसे केसेस में हम ये कहते हैं कि जो इनसफिशिएंट ट्यूब होती है उसमें ऊपर मेनिस्कस अपने आप को रीफॉर्म कर लेता है एट अ न्यू कॉन्टेक्ट एंगल थीटा, एट अ न्यू कॉन्टेक्ट एंगल थीटा। इनसफिशिएंट लेंथ के ट्यूब में लिक्विड बाहर नहीं आएगा, पहले बता दें आपको, मेनिस्कस का कॉन्टेक्ट एंगल ही बदल जाएगा। और पहले कितना कॉन्टेक्ट एंगल है क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन ये ग्लास और वाटर की बात कर रहे हैं जिसका कुछ दिया नहीं है कॉन्टेक्ट एंगल, तो हम ये मान के चलेंगे कि इनिशियल कॉन्टेक्ट एंगल जो होगा वो 0 डिग्री रहा होगा बाय डिफॉल्ट। तो अब क्या करते हो, इससे ये तो समझ में आ गया कि ये ट्यूब इनसफिशिएंट है, तो आप क्या करोगे, H की जगह पर वो इनसफिशिएंट लेंथ रख दीजिए, इन प्लेस ऑफ H इनसफिशिएंट लेंथ मतलब कि 10 सेंटीमीटर। मतलब आप H की वैल्यू 10 सेंटीमीटर ले लें और थीटा की नई वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकाल लीजिए, कितना आएगा। फॉर्मूला यही रहेगा, मतलब कि अगर ये ट्यूब 200 सेंटीमीटर की होती तो हम यहाँ पर cos 0 डिग्री लिखते और हमारी हाइट 103 सेंटीमीटर आंसर होती। अगर ट्यूब की लेंथ छोटी है तो जितनी भी लेंथ ट्यूब की है वो यहाँ पर यूज करो और फिर यहाँ पर थीटा की नई वैल्यू निकाल लोगे आप कितनी होगी। मतलब कि अगर बता दें आपको क्या करना है, अगर आप सफिशिएंट लेंथ है, अगर प्रॉब्लम में सफिशिएंट लेंथ है ट्यूब की, तो यहाँ पर H इक्वल टू 2t cos थीटा जो प्रॉब्लम में दिया होगा आपको, जितना क्वेश्चन में दिया जाए वो ले लेना, क्वेश्चन में जो कॉन्टेक्ट एंगल दिया जाए वो यूज कर लीजिएगा। बट अगर ट्यूब इनसफिशिएंट लेंथ की है, इनसफिशिएंट लेंथ ट्यूब,
तो h की जगह पर लेंथ यूज करिए, उसका ट्यूब की लेंथ यूज करिए, और राइट साइड 2t cos थीटा म्यू, गिवन वाला नहीं। आई बात समझ में? ये बोलो यस यस सर। सर। ये सर इसे एक बार बताते हैं आपको। कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था यार, वो मेरा छोड़, देखा जाए, देख लीजिएगा, इसको ढूंढेंगे अभी, अब मिल नहीं रहा इसमें। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर हम लोग ने लेंथ पुट कर भी दी जितनी टॉप तक वो भर सकता है, और उसके बाद भी अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1/1 ना आए तो देखो वो बाहर आएगी, फ्लो कर जाएगा। नहीं करेगा, होगा ही नहीं ऐसा कभी। अगर cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा न्यू अगर 1 से ज्यादा आ गया, मान लो, ये कह रहे हो? यस सर। हाँ, तो वो वैलिड आंसर नहीं हुआ ना, फिर तो ओवरफ्लो हो गया। होगा नहीं कभी, वैसे कभी नहीं होगा, ऊपर ऊपर कभी ओवरफ्लो होता ही नहीं है। ये है क्वेश्चन नंबर 29 है। हाँ, क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29 इसी पर है। क्वेश्चन नंबर 29 इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और है, ट्राई करना इसको। क्वेश्चन 29 को, ये इसी इनसफिशिएंट लेंथ की थ्योरी के ऊपर है। मतलब कुल मिलाकर के असाइनमेंट जो हमने प्रिपेयर की है, वो इस बात को ध्यान में रख के की है कि सारे कंसेप्ट्स कवर हो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बच्चे जी। सर मैं ये एक्चुअली जो हम लोग अभी नया असाइनमेंट जो आपने अभी हम लोग पहले दिया था सर, उसमें एक नया टाइप का क्वेश्चन दिखा था सर, उसमें टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन का वेरिएशन बता रहा था इसमें भी है सर। वो वैसा क्वेश्चन, इसमें है। कंसेप्ट आपने मेरे ख्याल से। अरे मालिक सुनो मेरी बात, इसमें है 28 वही क्वेश्चन है, 28 वही है। हाँ सर वही वाला सर, यही वाला था। इसको तो अभी नहीं करेंगे, मैं एक बस और कराऊंगा, क्योंकि देखते हैं अगर आपको लोग को दिक्कत नहीं होगी तो करा देंगे, बट मैं जिसको पहले कराना चाह रहा हूँ वो बता दूं आपको। 19th क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस बताए जो एक कैटेगरी के क्वेश्चन है। 19th, और क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, और एक यहाँ था, कहाँ गया वो, ये 22, और 22 भी मेंस में आ चुका है, तो भी दिखा मुझे यहाँ सर पर। इसमें से काफी क्वेश्चंस उसमें थे जो आपने सॉल्व एग्जांपल वाली शीट दी थी। हाँ हाँ, उसमें भी है, उसमें भी है। सर उससे एक दो तो सेम ही थे। हाँ हाँ वही है, 22 भी आ चुका है मेंस में 2014 में। तो इसमें जो 19th है कि नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर ऑल ऑफ द सेम रेडियस कोलिज टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप, तो फाइंड द राइज इन टेम्परेचर। इसमें 2-3 कंसेप्ट लगाने होते हैं कि ड्रॉपलेट्स जब मर्ज करते हैं ना, लिक्विड ड्रॉपलेट्स जब मर्ज करते हैं सब सेम रेडियस के, तो इसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हो आप। अगर हम ये मान लेते हैं कि n ड्रॉपलेट्स मर्ज हो रहे हैं यहाँ पर, 19th क्वेश्चन कर रहे हैं, n ड्रॉपलेट्स मर्ज हुए, तो n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर मर्ज होने के बाद जो बनेगा ड्रॉप, उसका रेडियस है। और राइज इन टेम्परेचर जो है वो इतना है। तो एक तो कंसेप्ट ये लगा, दूसरा सरफेस एनर्जी वाला, क्योंकि उसको अभी तक हमने टच नहीं किया था, एक क्वेश्चन उसका भी करा दें। पहले वाली सरफेस एनर्जी n, बिकॉज n ड्रॉपलेट्स है, इनटू सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और बाद वाली सरफेस एनर्जी, तो बाद वाली सरफेस एनर्जी लिखोगे सरफेस टेंशन इनटू बाद का सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और कैपिटल आर स्मॉल आर का रिलेशन पहले निकालना पड़ेगा। और जो चेंज ऑफ सरफेस एनर्जी होगा, चेंज ऑफ सरफेस एनर्जी
उसी की वजह से लिक्विड राइज करेगा, इसमें टेम्परेचर राइज करेगा, सॉरी टेम्परेचर अगर राइज कर रहा है मतलब कि थर्मल एनर्जी अगर बढ़ रही है तो सरफेस एनर्जी घटी कम हो जाएगी। तो इनिशियल सरफेस एनर्जी माइनस फाइनल सरफेस एनर्जी, ये हीट में कन्वर्ट होगा और हीट फाइनली 4/3 पाई आर क्यूब का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास इनटू स्पेसिफिक हीट और चेंज ऑफ टेम्परेचर, डेल्टा थीटा कर रहे हैं इसको, कैपिटल टी से सरफेस टेंशन लिख चुके हो, ms डेल्टा थीटा। ठीक है, बाकी इसके आप आंसर तक पूरा जाएंगे, कंप्लीट आंसर आपको लाना पड़ेगा। हिंट है, चेंज ऑफ सरफेस एनर्जी हीट में यूटिलाइज होगी, और यही क्वेश्चन, यही कंसेप्ट 6th क्वेश्चन में लगाना है, 6th में और 19th में सेम कंसेप्ट है। 22 लेकिन इससे अलग है। 22 में क्या डिफरेंस है? सर आइसोथर्मल। सर वहाँ पे आइसोथर्मल हो गया था, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। उसके अलावा मेन क्या है, इसमें बबल्स मर्ज हो रहे हैं ना, और इसमें लिक्विड की मर्जिंग है। लिक्विड के मर्जिंग में और एयर के मर्जिंग में फर्क है। ये गैसियस है, ये गैसियस स्टेज है और ये लिक्विड स्टेज है। लिक्विड्स की मर्जिंग में आप कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम यानी कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करते हो। गैसेस जब मिक्स होती हैं तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं चलता। मोल्स मोल्स। हाँ, तो इसमें कहानी दूसरी हो जाएगी, और यही चीज हम यहाँ लगा देंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि देखने में वो एक जैसे लग रहे हैं, वो भी मर्ज हो रहा है, यहाँ भी मर्ज हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर दो बबल्स हैं और वो मर्ज होकर के एक नया बबल बनेगा। लगाओगे गैस वाला कंसेप्ट, आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ, एक बबल जिसकी रेडियस a है उसके अंदर का प्रेशर P0 प्लस 4T/A होगा, और दूसरी बबल उसके अंदर का प्रेशर 4T/B प्लस P0 होगा, और ये दोनों बबल्स मिल करके जब एक तीसरे बबल में कन्वर्ट होंगे तो उसका प्रेशर P0 प्लस 4T/C होगा। तो दो गैसेस मिक्स हो रही हैं और एक नया वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। सर डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगा सकते हैं। वो लगाना बॉयल्स लॉ, P1 V1, ये वाला प्रेशर यानी कि P0 प्लस 4T/A इनटू इसका वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कराने का मतलब ये हो गया ना, P1 V1 प्लस P2 V2। प्लस यहाँ का प्रेशर P0 प्लस 4T/B टाइम्स 4/3 पाई B क्यूब, और इक्वल टू यहाँ पर P0 प्लस 4T/C इंटू 4/3 पाई C क्यूब। ये आपका पहली वाली प्रूविंग आ जाएगी। मोल्स कंजर्व कराना मतलब बेसिकली यही हुआ, P1 V1 प्लस P2 V2, क्योंकि मोल्स क्या होते हैं, डिवीजन में आप R इंटू T और लगा दो, T नहीं थीटा, मतलब टेम्परेचर को थीटा लिख रहे हैं। तो N1 प्लस N2 बराबर कंबाइंड मोल्स, ये तो होगा। यस सर। लिक्विड में मास कंजर्व होता है, गैसेस में मोल्स कंजर्व होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है। इसके अलावा इसके नीचे भी एक प्रूविंग है, 3P0 V प्लस 4ST बराबर जी। इसमें सरफेस टेंशन शायद कैपिटल S लिया हुआ है, क्या लिया है? नहीं, अच्छा वो S जो है वो चेंज इन द टोटल एरिया है। यहीं से हो जाएगा यार। ये नीचे वाला जो है ना 3P0 V प्लस 4ST, यही चीज पूछा गया है, ये आया है 2014 के ऑनलाइन पेपर में। देखो यहाँ पर क्या होगा यार, P0 इंटू 4/3 पाई A क्यूब, P0 इंटू 4/3 पाई B क्यूब और P0 इंटू 4/3 पाई C क्यूब, सबको एक तरफ कर दो जरा, क्योंकि ये P0 डेल्टा V नहीं हो जाएगा अगर A क्यूब और B क्यूब वाले फैक्टर्स को उधर लेके जाओ। यस सर। यस सर।
और इसके अलावा क्या बचेगा 4t/a और 4/3πa³। तो एक a कैंसिल हो जाएगा, 4πa² एरिया बन जाएगा, 4πa² विल बी एरिया। तो एक a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा क्या बचेगा 4/3t और उसके बाद क्या बचेगा 4πa² यहाँ पर, 4πb² यहाँ पर और 4πc² उधर जाएगा। सर वो चेंज इन एरिया आ जाएगा, चेंज इन एरिया कुछ ऐसा बन जाएगा और ये चीज इक्वल टू 0। थोड़ा सा एडजस्ट करना अपने हिसाब से, बता रहा हूँ, प्रूफ हो जाता है ये। तो इसमें भी मैसेज है कि इसमें वॉल्यूम चेंज हुआ है, जबकि लिक्विड में वॉल्यूम ही कंजर्व किया गया था। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। तो अब देखो बच्चा, हो गया लगभग मेरे ख्याल से। इसमें कुछ स्टार्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो थोड़े बेसिक लेवल पर भी हैं, वो एनर्जी के ऊपर भी हैं। जैसे 10th क्वेश्चन एनर्जी के ऊपर है, 12th एनर्जी के ऊपर है, 7th है, इस तरीके से। मतलब मैं 4 कॉलम्स ली थी, सबके कुछ कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है।